डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी टॉप 100 क्वेश्चंस। और हो सकता है आज जब तक आप में ऐसे जोश रहेगा तब तक सेशन चलेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा, नो मैटर व्हाट। मतलब कुछ 120 क्वेश्चन 4 सेट खत्म करेंगे प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बट सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं जितने क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते हैं उतने कहीं और नहीं होते, क्योंकि सिलेबस फिक्स है। आपका सिलेबस बिल्कुल एक एक पॉइंट सेम है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लक्चुएट होने वाला सिलेबस है, ये एग्जैक्ट सिलेबस पॉइंट्स में गिनती के चैप्टर्स हैं आपके, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार। बस भाषा ऐसे बदलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पेपर 1 पेपर 2 के कुछ 4 पेपर आज सॉल्व करेंगे। सीडीपी के लास्ट बिल्कुल जो कॉन्जिक्यूटिवली सेशंस हुए हैं, आपके जो सेशंस बोल रही हूँ पेपर्स हुए हैं, अभी हम 120 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम कुछ कुछ करेंगे। इसको आप एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, क्योंकि मैं इनफ आपको चैप्टर्स करा चुकी हूं, इनफ रिवीजन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि आप पेपर की लैंग्वेज देख करके समझ पाते हैं या नहीं। दूसरी बात, कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 मिनट है पेपर में सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड से 40 सेकंड का समय है आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बचे हुए 20 सेकंड आपको ओएमआर फिल करनी है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो इसी तरीके से डिवाइड करोगे ना, तो पेपर आपका नजदीक है। और कोशिश मेरी ये है कि आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। पूरे जोश के साथ टेस्ट की तरह इसको लीजिएगा, ईमानदारी से डिस्कशन कीजिएगा, सिर्फ आंसर की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है बात। और जल्दी करनी है ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यदि मुश्किल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो तो सभी के गलत हैं, बट अगर आप आसान भी गलत करके आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, है ना। और यहां तो स्थिति ऐसी है कि आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है, क्योंकि 60% मार्क्स 90 मार्क्स आपके अगर आ जाएं तो आप क्वालिफाइड तो हैं ही। अब मैं इस टाइम पे तो ये नहीं कहूंगी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है कि वो 130 का टारगेट रख रहे होंगे, बट एटलीस्ट क्वालिफाइंग से तो ऊपर लाएं, 110 तक तो जाएं, हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। आज थोड़ा सा जल्दी भी सेशन शुरू किया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सेशन है अगले 2 घंटे तक चल सकता है, 3 घंटे तक चल सकता है, पता नहीं कितनी देर चलेगा। जितनी आपकी स्पीड होगी उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। पानी वानी रख के बैठिएगा, बीच में उठना नहीं है। ये सोचो कि आप 2 घंटे एक जगह बैठ सकते हो पेपर में या नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें, जल्दी से फटाफट से लिखो, यस जल्दी लिखो। आज आगे तभी बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है इंटरनेट का भी कुछ पंगा तो नहीं है, कोई पंगा नहीं है। चलिए फटाफट से बताओ, यस लिखो फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। चलिए तो ठीक है, यस 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 यस। पूरी एनर्जी है ये बताओ, पूरी एनर्जी है कि नहीं है ये बता दो फटाफट से। एनर्जी पूरी है कि नहीं है जी? ठीक है, चलो फिर जय माता दी कर दें, ऐसे शुरुआत कर दें। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके साथ में आएगा, और ये जानबूझ करके मैंने इसी फॉर्म में रखा है इनको, ताकि आपको पेपर वाला फील आए, ठीक। एक साइड हिंदी है, दूसरी साइड इंग्लिश है, एग्जैक्ट पेपर्स हैं। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन, सेइंग यस you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. हिंदी में भी आप पढ़ ही रहे होंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। देख आप पा रहे होंगे एकदम क्लियर। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग कि एक्सचेंज की स्टेज है, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लेंगे आपकी बात। चलिए देखो 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, 30 सेकंड मैक्सिमम आपके पास है। अगर मैं बात करूं तो नूर एक बच्चा है जो अपना टिफिन लाना भूल गया, और उसने कहा है दूसरी बच्ची तान्या को कि आज तुम्हें मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने भी तो किया था। मतलब टिट फॉर टैट, लेन देन, है ना, जैसे को तैसा। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, आदान प्रदान। और ये परंपरागत नहीं, ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, यानी कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन पेपर में भी मिस्टेक्स होती हैं। आप सोचते हैं सिर्फ बुक में ही मिस्टेक होती हैं, टीचर्स ही मिस्टेक करते हैं, पेपर में भी होती हैं, ठीक। तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? यही। अब वहां ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ऑप्शन बना देंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो 4th स्टेज हो गई, ओबीडियंस पहली है, बीइंग नाइस 3rd है, ठीक। तो ये प्री कन्वेंशनल था, लेकिन एक्सचेंज के अंदर। तो आपको पता है ये चीज सही है, एक्सचेंज स्टेज है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज।
मतलब कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? बताइए। लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन यही रहने वाला है। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर करो। डी ऑप्शन मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है। वो वाइडली हेल्ड बिलीफ्स जो समाज में चले आ रहे हैं कि महिलाएं घर में रहें और पुरुष बाहर जाएं। हालांकि आजकल सीन चेंज हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ है। ये ऐसे बिलीफ्स और टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टाइप कर दिए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने महिला और पुरुष के साथ, इसी को हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन होता है जब किसी के भी प्रति भेदभाव हो। इसमें स्टीरियोटाइप जरूरी नहीं है, हो सकता है आप लड़कों के प्रति कर रहे हो, तब डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाएगा। आइडेंटिटी एक व्यक्ति अपने आप में क्या फील करता है, और रोल्स जो समाज ने बनाए हुए हैं। ठीक, लेकिन वही रोल्स यदि टाइपिफाइड कर दिए जाएं तो स्टीरियोटाइप बन जाता है। अगर सिर्फ नॉर्मल रोल की बात होती तो जेंडर रोल होता, लेकिन यहां आपने टाइप कर दिया, उनको बिलीफ सिस्टम में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities। भाई आजकल जो है स्टोरीज ऐसी दिखाई जाने लगी हैं जिसमें पिता जो है वो घर का काम कर रहे हैं और माता कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा है। बताइए एक बार। जेंडर बायसनेस को स्ट्रेंथन करना है, इसलिए थोड़ी आजकल चीजें हो रही हैं। सिंपल, सीधा आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ, क्योंकि अब डिस्कशन बहुत हो चुका है आज से पहले। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बात तो ठीक लग रही है। एनकरेज करता है जेंडर कॉन्स्टेंसी को, नहीं। सिंपल है, देखो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना, बात को समझना। आजकल हम जेंडर पढ़ते समय ये ध्यान रखते हैं कि बुक्स में या रियल लाइफ में नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डाला जा रहा है महिलाओं और पुरुषों को। उल्टे रोल में डालने का मतलब ये नहीं है कि जेंडर बायसनेस हो गई, कि मेल के साथ गलत हो गया, ऐसा नहीं है। जो रोल्स चले आ रहे थे उनसे थोड़े थोड़े डिफरेंट कर दिया आपने, नॉन ट्रेडिशनल कर दिए, तो हम कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास है ये एक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क जो है वो बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चा जो प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब अपनी सपोर्ट को एडजस्ट करे तो इसको क्या कहेंगे? बताइए फटाफट से, आंसर आना चाहिए बहुत ही तेजी के साथ, और लाइक और शेयर कर दो। जितने भी लोगों को टेस्ट के रूप में देखना है वो देखें। इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, क्योंकि हेल्प की बात हुई है। टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग यानी मचान या पाड़ कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा टर्म हो इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, हिंदी में टर्म्स बदलते रहते हैं, इंग्लिश में फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो दायरा है जिसमें ये स्कैफोल्डिंग दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, और देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब आएगा? फटाफट से आंसर करो, ये तो आंख बंद करके बता दोगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग परिकल्पनात्मक तर्क कब आएगा। डिडक्टिव रीजनिंग तो आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। अगर सिर्फ लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग पूछ लेता कब आ जाती है, तो यहीं आ जाती है कॉन्क्रीट में। ठीक है बात। इस स्टेज का टाइम पीरियड बताओ, 11 से 15 साल या 11 ईयर्स एंड अबव कह सकते हो। इसका 7 से 11। सेंसरी मोटर जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। ये बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझना आवश्यक है। मतलब बच्चों को उनका संस्कृति और समाज प्रभावित करता है, ऐसा कौन मानेगा? सोशियो कल्चरल अप्रोच किसकी है? वाइगोस्की की है, तो वही मानेंगे। सिंपल आंसर, लेव वाइगोस्की। इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। थियरी का ही नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और प्रयास कीजिए सही उत्तर करने का। सी आंसर कर रहे हैं, कमाल। ठीक है जी, आपका तो नाम ही कमाल है। फटाफट से आंसर करो। स्क्रीन तो यहां से क्लियर है भाई। देखो, ड्रॉइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8, कक्षा 6 से 8 का जो टीचर है वो किस चीज पे फोकस करे? 6 से 8 का बच्चा कितनी बड़ा होगा भाई? 5 साल के बच्चे को आप फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं ना, तो देख लीजिए 10-11 साल तक आते आते वो 6th में आ जाएगा। तो 11, 12, 13 मतलब 11, 12 कहेंगे हम एक तरीके से। कौन सी स्टेज है? लॉजिक वाली स्टेज है।
तो लॉजिक वाली स्टेज कौन सी हुई, जिसमें आप कॉन्क्रीट मटेरियल का लॉजिक का यूज करने देंगे बच्चे को। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि 11-12 के आगे जाने वाला है, वो रीजनिंग उसके अंदर आ चुकी है, इंडक्टिव लॉजिक आ चुका है और डिडक्टिव की तरफ वो जा रहा है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। ऐसी समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें तर्क का इस्तेमाल ज्यादा हो। ठीक, अगर जस्ट शुरुआती 7 से 11 की शुरुआती स्टेज में होता तब हम इसके साथ चले जाते। ठीक, क्योंकि इतना छोटा बच्चा नहीं है 6th to 8th वाला कि हर चीज उसको टच और फील ही कराओगे, उसका तर्क भी तो यूज कराओगे, तभी तो आगे के लिए तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एक एक क्वेश्चन सबका आता है, ये जो भी मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी एक विशेषता पाई जाएगी, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ, रिफ्रेश कर लीजिए जिनकी भी स्क्रीन क्लियर नहीं है। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स, ये तो भाषा के बारे में हो गई ना, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हुआ। विजुअल स्पेशियल, ये भाषा के बारे में है। रिदम, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन, ये म्यूजिकल हो गई। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तर्क के लिए तो मैथमेटिकल माइंड चाहिए ही चाहिए। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाएगी, जिसको मैथमेटिको लॉजिको मैथमेटिको कहा जाता है, उसके लिए तर्क का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे कुछ आदतें, कुछ कौशल, कुछ वैल्यूज यानी मूल्य, कुछ मोटिव्स धारण करते हैं जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, प्रोडक्टिव मेंबर बनाए, सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनाए, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु, और इसलिए समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं, और इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में हम ये सब तौर तरीके, कानून, नियम सब सीखते हैं, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। 3rd चैप्टर है सीटेट के सिलेबस में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेंडर के बाद आगे बढ़ेंगे। Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? हेरिडिटी आप जानते हैं, आनुवांशिकता, जो आपको अपने जीन्स से, और पर्यावरण जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। कौन सी एक बात इसके रोल के बारे में करेक्ट है? स्पीड को बना के रखिएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। डी कह रहे हैं कई लोग, ओनली रीजन, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, सिर्फ एनवायरमेंट और दोनों नहीं, ये तो कहना गलत है। हम प्रोडक्ट ही हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के साथ जटिल अन्योन्य क्रिया करके, जटिल अंतः क्रिया करके हमारे विकास को, मानव विकास को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रभावी है, किसी में कोई और ज्यादा प्रभावी है। वुडवर्थ कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, बराबरी का हिस्सा रखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा, जॉन डुई का चैप्टर आया था, मैंने आपको ये कराया भी होगा डिस्कशन। प्रगतिशील शिक्षा किस बारे में विश्वास रखेगी, ये बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताइए। एस्टेट की क्लास लूंगी, शायद कल ही ले लूं, मैराथन। बताओ। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, बात तो सही है, सॉरी, क्योंकि बच्चा जहां एक्टिव है वो चीज बेस्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसी बात को करता है कहीं ना कहीं। पैसिवली नहीं हो सकती, सिर्फ रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना नॉलेज नहीं है, मतलब विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना करना, जहां बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को। जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे 1896 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपने अंदर किस चीज को समाहित करता है? केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA, जिसमें सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, केवल समेटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, या फिर बोथ? ऑब्वियसली FA और SA दोनों ही पार्ट हैं किसका? CCE का। FA एंड SA दोनों ही पार्ट हैं CCE का। बात तो ठीक है। फॉर्मेटिव में फीडबैक के लिए काम होता है और समेटिव में जजमेंट के लिए काम होता है, ये बात हम कह सकते हैं अगर थोड़ा सा हम इसको समझना चाहें। बट मैं बहुत ज्यादा समझाने पे फोकस नहीं करूंगी, आपके टेस्ट के रूप में आप इसको लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। भाई FA और SA दोनों हैं, और FA का जो पोजीशन थी पहले तक, आज की डेट में थोड़ी चीजें चेंज हो गई हैं क्योंकि टर्म टेस्ट आ गया, बट अगर इन दोनों के बारे में पूछेगा तो 40% और SA की 60% जो सीटेट पूछता हुआ आता है। जो टर्म टेस्ट है उसमें 20% FA, 80% टर्म 2 करके कुछ है। देखिए, a student in your class has
has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको विभिन्न स्रोतों से बारंबार ये पता लगा है कि तुम्हारे समाज के, तुम्हारी जाति के जो लोग हैं या तुम्हारी जिस स्ट्रेटा से तुम आते हो सोसाइटी के, वो कुछ नहीं कर पाते, है ना, पुअरली परफॉर्म करते हैं. तुम्हारा काम थोड़ी है पढ़ाई लिखाई, है ना. टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप एंड रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप थ्रेट, अ टीचर्स इनिशियल स्टेप कैन बी. भाई आपको पता है ये स्टीरियोटाइप है, ये एक ऐसी रूढ़िबद्धता है, ये एक मान्यता है, ये सच नहीं है. ये तो अपॉर्चुनिटीज का खेल है, एनवायरमेंट का खेल है, मौकों का खेल है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का खेल है. कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी समाज का व्यक्ति सीख सकता है यदि मौका मिले तो इसको घटाने के लिए आप क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे. इग्नोरिंग से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. कंपटीशन कराएंगे, क्या पॉइंट हुआ इसका? छोड़ने को कहेंगे बच्चे को, जी नहीं. आप ऐसी स्टोरीज और एग्जाम्पल लाएंगे, ऐसे मॉडल्स उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे जो उसके ही सोशल ग्रुप से या अलग अलग सोशल ग्रुप से जो लोग आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है. कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं है सफल होने का. ये बात उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के और दुनिया भर की स्टोरीज आप दे सकते हैं कि हर कोई सफल हो सकता है, ऐसा उसके दिमाग में बैठ जाए और सभी के दिमाग में बैठ जाए, इवन जो बाकी क्लास के बच्चे हैं, कि ऐसा नहीं होता. इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आर टीचर शुड, एक समावेशी कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा है. बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए. स्क्रीन क्लियर है अपनी, क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करो. यहां कल के वीडियो के बाद जो स्टूडियो सेटअप हुआ है उनको ऐसे फोटोज, कॉल्स और ये सब पहुंच रहे हैं कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए. तो सबको तो ऐसी क्वालिटी चाहिए. आप कहते हो आपको दिखता नहीं है? बताओ एक बार. इंक्लूसिव क्लासरूम की यदि बात करें तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि हर एक बच्चे में अपनी क्षमता और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सीखने की क्षमता है. ऐसा नहीं है पिटी और सिंपैथी या हैंडीकैप लेबल करना है या सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को ही अटेंशन पे करनी है. हर एक बच्चा सीख सकता है और इस बात को आपको ध्यान में रखना है. इंक्लूसिव का मतलब ही है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूजन सभी का, सेग्रीगेशन नहीं, अलगाव नहीं. ठीक है. परसों हम शिफ्ट कर रहे हैं वैसे स्टूडियो. आपको मैं थोड़ी सी एक न्यूज दे देना चाहूंगी. थोड़ी ज्यादा जल्दी हो गई है ये प्रोसेस, बाद में होनी थी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं. देखिए, स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम. बेस्ट विशेस दीजिएगा अपनी तरफ से, मैटर करती हैं विशेस मेरे लिए काफी. देखिए एक बार आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे. 15th क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम. एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी हो रही है उसको शब्दों को पहचानने में, वोकैबुलरी कमजोर है और पढ़ के समझने में, याद रखने में दिक्कत हो रही है. सिंपल है, डिसलेक्सिया है. लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हुई हो, यही सही है. क्रिएटिव ऑटिस्टिक अपनी मर्जी से मत बता दीजिएगा. लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी का ही पार्ट है. डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया जिसको हम कह रहे हैं. ठीक. तो अगर मैं बात करूं तो लर्निंग डिसेबिलिटी को सैमुअल किर्क ने दिया था, ये बात आपने सही बताई उस दिन. अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय. स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी अब से, मैं सीधा आंसर बताऊंगी. इसको लो अब आप टेस्ट के रूप में, क्योंकि काफी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आज तक, है ना. अरे धन्यवाद कोमल, शिवांगी, थैंक यू. आप सभी को ढेर सारा अफेक्शन. ऐसे ऐसे लोग हैं कुछ, तो बस पढ़ के मन तो करता है ना जवाब देने का, बट क्या करें. अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. देखते हैं. सिंपल है, बच्चे को ड्रिल प्रैक्टिस से नहीं चलेगा. यूनिफॉर्मिटी नहीं अपना सकते. आपको अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे के लिए लेने हैं. स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ. बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप उसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स कहते हैं ऐसे प्लान्स को हम. ठीक है बात. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर. अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए जरा. क्रिएटिविटी को कैसे वो, या क्रिएटिव बच्चों को कैसे प्रमोट करे, या कैसे उनको रीइंफोर्स करे, आगे बढ़ाए? आंसर कीजिए फटाफट से. कन्वर्जेंट थिंकिंग से थोड़ी होता है. डिस्करेज थोड़ी करोगे. क्या करोगे? एनकरेज करोगे बच्चे के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, उसके ओरिजिनल आइडियाज को. ठीक. प्रोत्साहित करोगे, उसके मूल विचारों को महत्व दोगे.
अगर आपको क्रिएटिविटी को, कुछ नया करने वाले विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। मीनिंगफुल लर्निंग देख के समझ जाया करो, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अर्थपूर्ण अधिगम, रटने का जस्ट उल्टा है ये रोट लर्निंग का। बताइए एक बार। आज थोड़ा सा तो अटक रही है ना वीडियो, खैर कोई बात नहीं, इंटरनेट का फ्लॉ होगा कुछ। इंटरनेट भी चेंज करा देंगे कल, टेंशन ना लो, परसों से सब चेंज। देखो फटाफट से आंसर करो, 1 मिनट रुको यार, पेन कहाँ गया। हाँ, showing genuine interest in the content matter and having concerns for all children's overall well-being, कि बच्चों को इंटरेस्ट आए और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऐसी एक्टिविटीज आप प्लान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, यानी प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है समस्या समाधान का। बहुत तेजी से आंसर करो, अटेंशन ही नहीं दोगे। फंक्शनल फिक्सनेस, कि सिर्फ बच्चे ने ये सोच लिया कि यार अब तो होगा ही नहीं। रिस्पॉन्स सेट, जी नहीं। मींस एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक तो बच्चों को आपको मौका देना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मल्टीपल वेज सोचने का। दूसरी एक चीज मींस एंड एनालिसिस होता है, आप गोल को, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। भाई यूपीएससी क्लियर करना एक दिन में थोड़ी करोगे, आप उसको टुकड़ों में तोड़ करके करोगे चीजें, या सीटेट ही हो मान लो, ठीक। गोल्स को डिवाइड करके प्रॉब्लम को छोटे छोटे रूप में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावी तरीका नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गलतियां होंगी। बताइए टीचिंग लर्निंग के लिए प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए। वैन हीले करा देंगे अलग से, क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो कराया था। ओ थैंक यू काजू, कितना बढ़िया नाम है ना काजू। लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक तो जरूर किया करो आके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। नॉट, ये तो अच्छी स्ट्रेटजी है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल जैसा बताया है वैसा का वैसा रट करके बोल देना, जैसे वो चतुर रामलिंगम कर रहा था 3 इडियट में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी एक्टिविटीज अच्छी हैं सीखने के लिए, बाकी के ऊपर जो 3 हैं एक्सपेरिमेंट करने दोगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव। वो बच्चे जो अटेंटिव नहीं है, जिनका ध्यान नहीं है क्लास में। बताइए, जिनका ध्यान नहीं है क्लास में, ऐसे बच्चों का क्या करोगे। हर ऑप्शन को रीड करने का टाइम नहीं मिलता, वैभव कह रहे हैं। चलो ठीक है 30 सेकंड ले लो, मैं ही अब साथ में रीड कर दूंगी आपके। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, स्कॉल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, या फिर गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क। नॉन अटेंटिव बच्चे के लिए आप उसको मौका दोगे ना, जानने की का प्रयास करोगे कि रीजन है क्या। आप सबसे पहले एज अ टीचर आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं एक तरीके से, है ना, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप बच्चे की अरुचि है या कहीं प्रॉब्लम है तो पहले जानेंगे कारण, कि समस्या का कारण क्या है, तभी तो निवारण कर पाएंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर रेमेडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बताइए क्या है। प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान बच्चे का, कंडीशनिंग यानी अनुबंध, दंड यानी पनिशमेंट या रोट मेमोराइजेशन। रटना, दंड देना और कंडीशनिंग मतलब हैबिट पढ़वा दी आपने बस, वो काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का पूर्व ज्ञान, जिससे आपको उसके नए ज्ञान को, यानी हम प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन, इन दिस बैकग्राउंड आर टीचर शुड। मतलब जो बच्चे हैं उनके नाइव कॉन्सेप्ट्स कुछ डेवलप हो जाते हैं। नाइव कॉन्सेप्ट्स मतलब सहजानुभूत सिद्धांत की वो अपने दिमाग में रचना कर लेते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं, जब मैं चलता हूं तो चांद भी मेरे साथ चलता है। बताइए, चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस थ्रू डायलॉग। डायलॉग इज अ गुड थिंग, इसको आपको कन्वर्ट तो कराना पड़ेगा। डिसमिस कर देंगे, इग्नोर कर देंगे बच्चे के आइडिया को, डांट लगाएंगे, जी नहीं, इसको अल्टरनेटिव वे मानेंगे, वैकल्पिक अवधारणा मानेंगे बच्चे की सोचने की, और इसको आप एक डायलॉग के थ्रू, डायलॉग मतलब डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे और इस चीज को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने का मतलब है इसको ठीक करेंगे। इसका ऑपोजिट जब फैक्ट बताएंगे तो अपने आप ये चीज ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस, संज्ञान एवं संवेग के बीच में रिश्ते की बात हो रही है, आई मीन संबंध किस प्रकार का है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर यूनिडायरेक्शनल, मतलब इमोशंस जो हैं वो प्रभाव डालते हैं संज्ञान पर, या यूनिडायरेक्शनल है यानी कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस यानी सिर्फ संज्ञान प्रभाव डालेगा, या फिर बाई डायरेक्शनल है यानी डायनेमिक इंटरप्ले होगा बिटवीन बोथ। आंसर कीजिए फटाफट से। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन भी थी ना लास्ट टाइम जब मैंने कहीं किसी चैप्टर में डिस्कस कराया था, ठीक है, बताइए एक बार। चलिए देखिए, आंसर कीजिए फटाफट से। इसका आंसर होगा, बताओ जल्दी फटाफट। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सब मिक्स्ड आंसर कर रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो आंसर करने में लगा हुआ है। हाँ, रॉबर्ट जेजोंग के हिसाब से तो कर दिया जी ब्लॉक उनको, शिखा शर्मा। देखिए बहुत टाइम के बाद मैंने किसी को ब्लॉक किया है आज, देखो, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज की। बाय डायरेक्शनल आ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, यानी कि द्विदिशीय संबंध है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है, डायनेमिक इंटरप्ले है, परिवर्तित होता हुआ। ठीक, ये इंडिपेंडेंट जब तक जेजोंग ना लिखा हो ना ऑप्शन में, जेजोंग एक व्यक्ति का नाम है जेजोंग, तब तक आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, स्वतंत्र नहीं मानेंगे। प्रभावित करते हैं, सिर्फ इमोशन नहीं प्रभावित करते, सिर्फ कॉग्निशन नहीं प्रभावित करता, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आंसर डी बनेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा एक कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ये पेपर 2 वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। 30th के बाद में पेपर 1 का एक सेट कराऊंगी, फिर पेपर 2 का एक सेट कराऊंगी, फिर पेपर 1 का एक। आपको पता भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है और इससे ऐसे ही तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो एक बार, इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो अधिगम को प्रभावित करती है। ये दिसंबर का पेपर चल रहा है अभी, जो लास्ट टाइम हुआ है। देखिए आंसर कीजिए। ये आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है भाई, नेटवर्क ने आज थोड़ा सा दुखी तो किया है, खैर कोई बात नहीं। देखिए 25 का डी कह रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये अधिगम को प्रभावित करेगा कि बच्चे की रुचि है कि नहीं। इमोशनल हेल्थ, वो सामूहिक रूप से स्टेबल है कि नहीं। या फिर पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, यानी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, या फिर मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज का मतलब है टीचर के पढ़ाने का तरीका। फिर है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष है वो अधिगम को प्रभावित करता है। सारे कारक ही प्रभावित करेंगे, आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, मैचिंग वाले इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। नए क्वेश्चन लाए कहां से सीटेट, थोड़ा सा इसी को टिपिकल बनाने का यही तरीका है कि इसमें आपको टाइम लगेगा या कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उस चक्कर में गलत कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए, या पहलू है। दीजिए जवाब जल्दी से। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, तो मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिज्म में आता है, इसको हम बिल्कुल यहां महत्व नहीं देते। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन का मतलब है बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। सोशल इंटरेक्शंस बेस्ट है, ड्रिल और रिपीटेटिव रिकॉल से बेस्ट है, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा यहां होगा। ठीक, तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, जिसके बारे में वाइगॉस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। When students repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to, मतलब जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको डिजाइन किया, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, डायरेक्टली उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको एक स्टार मिल रहा है, 2 स्टार मिल रहे हैं, वो मिलते नहीं क्लासेस में अच्छे बिहेवियर के लिए 5 स्टार 4 स्टार। इस ऐसी स्थिति में क्या संभावना है, यदि हर टाइम उसको पुरस्कार ही मिलेगा तो क्या होगा, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा, एंजॉय करेगा लर्निंग को लर्निंग की वजह से, या फिर परसिस्ट करेगा इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड पे ही डिपेंडेंट है वो बिना रिवॉर्ड के कैसे करेगा काम। फिर है सेट मास्टरी गोल्स फॉर देम रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स। बात तो यह है कि ऐसे बच्चे की संभावना क्या है, ये नहीं पूछा कि आपको क्या करना है, तो आंसर है ऐसे बच्चे के अंदर संभावना है कि उसके अंदर मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाए चीजों को या लर्निंग को लेकर के, यानी वो सिर्फ अधिगम तब करे जब उसको कुछ बाहरी चीजें मिले,
वो बिना किसी एक एक्सटर्नल चीज के कुछ काम ही नहीं करेगा कि मिलेगा क्या, कुछ करूं तो जब मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले, क्या मिलेगा, अच्छा इतना मिलेगा, इतना तो मैंने बहुत बार ले लिया, कुछ और दो अब, तो आदत हो जाएगी एक्सचेंज की, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीजों की, ठीक है बात। चलिए फिर, अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक सेट खत्म होने वाला है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से चला तो हम 3-3 सेट तो निपटा देंगे अगले 3 दिन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा, इसमें बड़े लोगों को कंफ्यूजन हुई है, पता नहीं क्या हो गया, इस क्वेश्चन पे बवाल हुआ पड़ा है, बताओ एक बार फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, स्टेजेस तो सेम है, बट क्या क्या कहेंगे इसको, कॉन्सेप्ट जो है चाइल्डहुड का वो सेम है? ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं, आप गूगल से लेके और एक से एक अच्छी बुक्स तक भी पढ़ सकते हैं ये चीज, कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, जो सामाजिक संस्कृतिवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि ये सामाजिक संरचना है, जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है वो समाज ने ही बनाया है। क्यों? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे और आपके घर के बच्चे को खाने की टेंशन नहीं है, वही एक बाहर उतनी ही उम्र का बच्चा, एक 5 साल का 6 साल का बच्चा खाने की तलाश में है, और उसको इतनी स्मार्टनेस है कि उसे किससे कैसे निकलवानी है चीजें, या वो कैसे अपनी लाइफ बिना चप्पल के भी जी सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड चेंज हो गया ना। उस बच्ची को, जो 5 साल की बच्ची है, उसको अपने भाई को संभालना है, आपके घर का बच्चा पढ़ने जाता है, बचपन तो उसके लिए भी सेम होना चाहिए था, नहीं। सामाजिक और संस्कृति ने, समाज और संस्कृति ने प्रभावित कर दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया जो समाज और संस्कृति प्रभावित करते हैं। स्टेजेस सेम होती हैं, यूनिवर्सली स्टेजेस सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, ठीक है बात। और ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रही हूं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट बेस्ट क्या है और सीटेट ने क्या दिया है, यही दिया है, क्योंकि ये गलत नहीं है। पेडागोजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, 2 + 2 4 यहां नहीं हो सकते, ठीक है बात। ये दोनों तो बनते ही नहीं है, ठीक, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल वेरीफाइड आंसर की के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूं, ऑफिशियल आंसर्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड जनरली लेट चाइल्डहुड को ही कह देते हैं, हम कह सकते हैं 6 से 12, 7 से 11, ये वाला टाइम पीरियड, 6 से 12 वर्ष। बताइए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, ये तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होते हैं, यहां तो कम हो जाएगा। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, 6 से 12 नहीं, 11 के बाद आएगा, 12 के बाद आएगी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो, ठीक, प्याजे में तो पढ़ाई है आपने। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, सोचेंगे। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये तो जन्म से 2 वर्ष तक होगा, तो आंसर सिंपल सी ऑप्शन बना। सी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, उनके अंदर तर्क आ जाता है, उनके अंदर लॉजिक आना शुरू हो जाएगा, वो भी कौन सी रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, जिसमें एग्जाम्पल 2 रूल जाना शुरू कर देगा बच्चा, जो मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना शुरू कर देगा, और कॉन्क्रीटली भी, क्योंकि अभी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही है, तो आप लॉजिक और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दोनों का यूज कर सकते हैं। आज के ये वाले फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन, अभी बाकी के 3 सेट बचते हैं, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 90 क्वेश्चन बाकी हैं, हम 120 क्वेश्चन करेंगे एक सेशन के दौरान। फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और आस पड़ोस क्या है, साइकोलॉजिकल एजेंसीज हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बाहर नहीं है फिजिकल, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, या सेकेंडरी हैं। देखो मैंने एक चीज आपको सिंपल बताई हुई है, जहां परिवार आ जाए ना, जहां फैमिली आ गई, वो सेकेंडरी जीवन में कभी नहीं हो सकता, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी हो जाएगी, प्राथमिक एजेंसी हो जाएगी सामाजिकरण की। सामाजिकरण के 2 वाहक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में परिवार को रखिएगा, कई बार नेबरहुड को भी यहां इंक्लूड कर दिया जाता है जैसे इस ऑप्शन में, और सेकेंडरी में आप स्कूल को रखिएगा, स्कूल के साथ जो भी हो फिर आप देख लीजिएगा, स्कूल के साथ फैमिली हो तो सेकेंडरी नहीं हो पाएगा, अदरवाइज सिंपल याद रखिए, प्राइमरी में परिवार, जहां परिवार है वो सेकेंडरी नहीं होगा, और जहां स्कूल है वो प्राइमरी नहीं हो सकता, ठीक। ये बात इतनी क्लियर है अगर आपको, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर बार आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। यहां तक की बात किसको क्लियर हुई है वो बताए, और आउट ऑफ 30 यहां तक कितने गलत हुए, किसी के हुए गलत अभी तक, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट सेट पे चलने वाले हैं, और नेक्स्ट सेट में हम
30 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेट पे जाएंगे। 4 सेट लगाएंगे 120 क्वेश्चन के। बिल्कुल जितना मजा अभी आ रहा है ना, आप लोगों की जो एनर्जी है उसके हिसाब से मैंने 100 क्वेश्चन लिखा हुआ था आज, बट मैं 120 करा के जाऊंगी। 1 सेकंड रुको, बस एक 30 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, फिर कंटिन्यू कर देंगे, रुकेंगे नहीं अगले सेट तक। 30-30 क्वेश्चन पे ब्रेक लेंगे, 30-30 सेकंड का पानी पीने का बस। और अब तैयारी जम के करने का समय है। समय इतना नहीं है आपके पास कि आप समय व्यर्थ करें। 30 आउट ऑफ 30, 24 भी आए किसी के, 28, 30, 29, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा है, बस मजा ही आना चाहिए, क्योंकि सीखने का मतलब सजा नहीं है। आप मजे के साथ भी सीख सकते हैं इफ यू रियली इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पता नहीं शब्द खा रही हूँ आजकल मैं, यार कोई बात नहीं, दैट्स ओके। आ जाइए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ। पी लो जाओ, पानी पी लो जाओ, ऐश करो जाओ, मौका दिया आपको पानी पीने का, बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ आज थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया वीकू, क्योंकि हिंदी भी पढ़ लिया करें, राजेंद्र कह रहे हैं। चलिए मैं इस बार हिंदी पढ़ लूंगी, एक सेट में हिंदी पढ़ूंगी, एक सेट में इंग्लिश, ठीक है, ये भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए दूसरे सेट पे चलते हैं, दूसरे सेट पे चलते हैं फटाफट से। 30 क्वेश्चन, इसको तो हटा ही देती हूँ। चलिए अब सिर्फ अपने पास 3 सेट बचे हैं। देखिए ये है दूसरा पेपर, ये बिल्कुल रीसेंट पेपर्स हैं। देखिए एक बार, मोस्ट क्रिटिकल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास के लिए सबसे तेजी से और सबसे संवेदनशील काल कौन सा है। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक सीटेट में। फटाफट से आंसर करो बहुत तेजी के साथ। लाइक और शेयर हर मिनट पे करते रहना है, लाइक बार बार नहीं होता बट शेयर हो सकता है, मजाक कर रही हूँ। खैर आंसर देते रहो, उतना काफी है। अभी बताओ, एक्सीलेंट, अरे धन्यवाद, थैंक यू, स्टडी विद फन। चलिए फटाफट से, अब टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से फिर अगले 30 मिनट में ये 30 का सेट सॉल्व कर देंगे, फिर उसके नेक्स्ट 30 मिनट में, मतलब 120 मिनट तो हमें कम से कम लग जाएंगे। 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, जिसमें से एक सेट तो आप खत्म कर चुके हो, पता भी नहीं लगेगा। देखो, और आदत डालो थोड़ा 2-2 घंटे बैठने की। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म से पहले कौन सी भाषा। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट और फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, सामाजिकरण भी बहुत तेजी से होगा, और शारीरिक वृद्धि और विकास भी बहुत तेजी से होगा, और भाषा का विकास तो बहुत तेजी से होगा। ठीक, फास्टेस्ट पूछ ले, क्रिटिकल पूछ ले, सेंसिटिव पूछ ले, यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, यानी लेटेंसी स्टेज, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो ये आपको पता है, इसको एरिक एरिक्सन ने दिया है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो कि 5th स्टेज है किसकी, कोहलबर्ग की। ये बात ठीक है कि समाज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए रखने के लिए हमारे कुछ क्या कहें ड्यूटीज भी हैं, और हमारे कुछ अधिकार भी हैं। यदि जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है। ये 5th स्टेज है। लेटेंसी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। आंसर क्या होगा इसका, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, इस बार मैं हिंदी ही पढ़ूंगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। वही क्लासरूम डिस्कशंस के दौरान एक शिक्षक है जो लड़कों को ज्यादा अटेंशन देता है, लड़कियों की बजाय लड़कों पर ज्यादा ध्यान है। क्या है, स्टीरियोटाइप, बायसनेस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बताइए। हम कहेंगे ये बायसनेस है, ये जेंडर बायसनेस है, किसी भी एक तरफ झुका हुआ है शिक्षक। जेंडर पक्षपात है, लिंग पक्षपात है, और टीचर को पैरिटी होनी चाहिए, ना कि पक्षपात। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफॉर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आपको हटाना है, कि जो सोच चली आ रही है कि सिर्फ महिलाएं ही ये करें और पुरुष ही वो करें, है ना, इसको कैसे हटाएं हम। डिस्कशन करें, सही बात है। एम्फेसाइज करें जेंडर स्पेसिफिक रोल पर, यानी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर अगर जोर देंगे तो ये तो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना,
कि लड़के अलग खेलेंगे लड़कियां अलग खेलेंगी, बचपन से ही दिमाग में डाल दो कि तुम इतने अलग हो एक दूसरे से जिसकी हद नहीं है, और तुम सुपीरियर हो और तुम इंफीरियर हो। काम तो वहीं से खराब हो रहा है ना। वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं लोग आपस में। लड़की है तो उसे लग रहा है मैं बिल्कुल दुनिया की रानी हूं, और लड़का है तो उसे लग रहा है पता नहीं मेरे पास कौन से अधिकार प्राप्त हो गए मुझे। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, वो इक्वालिटी डेवलप नहीं होने दी हमने। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना ये भी गलत है, सेग्रीगेशन नहीं करना। ज्यादातर स्कूल्स में यही हालत है, प्राइवेट स्कूल्स की भी। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, आप डिस्कशन कर सकते हो, उससे ये चीज खत्म होगी। सॉल्यूशन कभी भी अलगाव नहीं है। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव की बात कही? जब भी समाज और संस्कृति की बात आएगी तो एक व्यक्ति को आपको याद कर लेना है जिनको लेव वाइगोस्की कह लेते हैं। सोसाइटी और कल्चर की यदि बात आएगी, सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात आएगी, और लैंग्वेज को टूल कहने की बात आएगी, तो हम कहेंगे लेव वाइगोस्की क्या जिंदाबाद। खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल सॉल्व करने वाली होती है, अलग अलग कलर होते हैं। 5 years old नजमा, देखो ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ते समय, मजाक नहीं हो रहा होगा, वहां आपको हिंट मिलेगी क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंचाने के लिए। जिगसॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, खुद से बात करती है, 5 वर्ष की। ठीक, नीला टुकड़ा कहां है? नीला टुकड़ा कहां है उस पजल का? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे है जूता पूरा बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जिससे ये जूता। अब ये है महत्वपूर्ण पार्ट। अगर आपने पेडागोजी के क्वेश्चन में जल्दी की जगह जल्दबाजी कर दी तो गलत होना निश्चित है, क्योंकि आपको पढ़ के एग्जैक्ट समझना है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से बताएंगे, और यही अगर प्याजे लिखा होता आंसर बिल्कुल पलट जाता। 5 वर्ष, आपको याद होगा 3 से 7 या 2 से 7 के आसपास मैंने आपको एक स्टेज बताई थी जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो पहला हिंट तो ये था कि 5 साल की बच्ची है तो प्राइवेट स्पीच में आएगी। दूसरी बात, खुद से बोल के बात कर रही है। तीसरी बात, वाइगोस्की के अनुसार सिंपल बात है, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक या व्यक्तिगत वार्ता इसको हम कहेंगे। अगर प्याजे के अकॉर्डिंग होता तो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए एक बार, जल्दी से जवाब दीजिए। बच्चों को संकेत यानी क्यूज यानी हिंट देना, और जरूरत पड़ने पर टेम्परेरी हेल्प देना, क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, मचान, पार, ढांचा, जो आप कहना चाहें। ये अस्थायी मदद है, जब तक दी जाएगी जब तक बच्चा अटक रहा हो। जैसे ही वो स्वयं करना शुरू करेगा, इसमें हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो सकती है, आपने आधा सॉल्व कर दिया, कोई स्टेप सॉल्व कर दिया, बच्चे को हिंट दे दी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन विशेषित करता है? कल मैं कोशिश करूंगी अगर थोड़ा और पहले सेशन ले लूं 9 बजे से भी, मैं बता दूंगी टाइमिंग क्या रहेगा। फटाफट से आंसर करो क्योंकि बड़े सेशन होंगे अब कुछ दिन तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर क्या आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर CCS आ जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। CCS है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ठीक है बात। तो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन यानी क्लासिफिकेशन वो सीख जाएगा, वर्गीकरण वो सीख जाएगा, और कंजर्वेशन वही एक्सपेरिमेंट याद कर लेना है जिसमें इरिवर्सिबिलिटी की बात हुई थी। प्याजे की वीडियो, ये सारे वीडियोस कराए हुए हैं। ये कब आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सेंसरी मोटर में, ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ये आएगा 2 से 6 प्री ऑपरेशनल में। ठीक, प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF। आगे बढ़ेंगे। ये 7 से 11 वर्ष की स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पिजेशियन यानी प्याजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी एक बात सही है? बताइए एक बार। स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपको पता है। बेंड्यूरा बात करते हैं, मैंने एक थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है यहीं। कंडीशनिंग की बात बहुत सारे लोग हैं, JB वॉटसन, पैवलव, स्किनर, सभी कर रहे हैं लगभग। रीइंफोर्समेंट की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं। तो स्कीमास यानी स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर, दिमाग में जिसकी वजह से आप मानसिक संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पहचान पा रहे हैं, अपनी एक समझ बना पा रहे हैं, अपने दिमाग में नॉलेज को स्टोर कर पा रहे हैं। आप हिमांशी को पहचान पा रहे हैं, मतलब स्कीमा में बनी हुई हूं मैं, मतलब आपने भरा हुआ है एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, और आप XYZ लोगों को भी पहचान पाते हैं, है ना।
देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन का, बताइए। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, देखो रैंक असाइन करना, लेबल करना कभी भी प्राथमिक उद्देश्य जीवन में नहीं हो सकता। बच्चों की समझ को समझना और ये देखना कि उनको किस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी है और किस टॉपिक को लेकर के उनको कंफ्यूजन है, ये बात तो थोड़ी सुंदर लग रही है जानने में। फिर है लेबलिंग, लेबल करना कदापि नहीं, है ना, रामायण देखी होगी इस बार सबने। मार्किंग पास और फेल इन दी, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होता। मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे को समझ पाए। आज हम मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग एक तरीके से देख रहे हैं खुद को, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो कितने क्लियर हैं और कहां कंफ्यूजन है इस बात का पता लगे, इसलिए बच्चे को असेस किया जाता है, आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी एक बात सही है बुद्धि के विषय में। बुद्धि के विषय में कौन सी एक बात सही है। इंटेलिजेंस फिक्स होती है, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, यूनिटरी यानी एक सिंगल फैक्टर है, या फिर इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल सेट है और कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज इसके अंदर पाई जा सकती हैं। ये कौन है, जियो शेर, अरे अनिरुद्धा द्विवेदी, धन्यवाद अनिरुद्ध। खैर देखिए, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, यानी बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, मल्टी डायमेंशनल है। ये टॉपिक है आपका, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिनकी हम बात करें गार्डनर की, वो भी तो यही कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये है वो है, या सिर्फ एक तत्व को बुद्धि कहेंगे। आज की डेट में हम बुद्धि को मल्टी डायमेंशनल मानते हैं, डी ऑप्शन। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस, यानी रूही हमेशा समस्या के एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। कोई प्रॉब्लम उसके सामने रखो, वो 50 आपको सॉल्यूशन बताएगी या तरीके बताएगी, दिशाएं बताएगी। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, इसमें से ज्यादातर जो समाधान वो सोच पा रही है वो क्या है, ओरिजिनल थॉट है उसका, उसके अपनी दिमाग की उपज है। इन गुणों को किससे जोड़ेंगे आप। रिजिड थिंकर तो वो होते हैं जो एक से दूसरा तरीका सोच ही ना पाए, ईगोसेंट्रिक तो वो होगा जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, कन्वर्जेंट जो सिकुड़ती हुई सोच रखता हो, मल्टीपल का तो मतलब ही है डाइवर्जेंट थिंकर, और डाइवर्जेंट थिंकर है तो क्रिएटिव थिंकर कहेंगे क्योंकि ओरिजिनलिटी भी है। तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी होती है, या जो बाकी चीजें होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सब जुड़ी हुई होती हैं क्रिएटिविटी से, कुछ नया सोचने से, कुछ नया करने से। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स आपको पता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक वंचित समूह का बच्चा है जो कम भाग लेता है, उस स्थिति में क्या करेंगे आप। एक क्या, ऐसे मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं या पूरा समूह हो सकता है। बच्चों से कहेंगे छोड़ दो स्कूल, ऐसा तो आप कभी नहीं कहेंगे, आप सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, प्रॉब्लम का नहीं। सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या मतलब आप कुछ चेंज करने गए हैं या नहीं। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा क्यों करेंगे भाई। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, आप अपनी शिक्षण पद्धति में कुछ बदलाव लाएंगे। भाई, हिंदी मीडियम वालों को यदि मेरे साथ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं कोशिश करूंगी ना हिंदी मीडियम को इंक्लूड करूं, अपने तरीके में कुछ बदलाव लाऊं, है ना, ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाए, आपको चीजें समझ आए। ठीक, 2 कदम मैं आगे बढ़ूं, 2 आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो चीजें अच्छी होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। बताइए एक बार, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के लिए क्या करना चाहिए। आज तो इंस्टाग्राम पे टैग करने वाला दिन है भी, काफी संख्या में जुड़े हुए हैं हम लोग, गजब कर दियो है, बहुत बढ़िया। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए खैर देखिए, अगर बात की जाए तो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक को आईईपी खूब भरपूर बनाने चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए एक इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्लान। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया, जिन बच्चों को पठन वैफल्य है यानी पढ़ने में विफलता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा। न्यून अवधान विकार यानी अटेंशन नहीं वो रख पाएगा एक जगह पर, या फिर अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग यानी धारा प्रवाहिता
होगी पढ़ने में? देखो सिंपल बात है, पढ़ने में समस्या होगी ऐसे बच्चे को। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ने में, धारा प्रवाह फ्लुएंसी के साथ पढ़ने में दिक्कत होगी, जैसे ईशान अवस्थी को होती थी तारे जमीन पर वाले बच्चे को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोमन ईरानी और पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनको डिस्लेक्सिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पे। बिहेवियरिज्म को हम आज की डेट में कहीं फॉलो नहीं कर रहे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सक्रिय रूप से नहीं हम अपना रहे हैं बिहेवियरिज्म को, क्योंकि कंडीशनिंग पे और इन सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिवॉर्ड वगैरह पे, और उस चीज को कम करके मीनिंगफुल लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, इन सब चीजों की बात हो रही है आज की डेट में। कंस्ट्रक्टिविज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, रचनावाद को। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति नहीं, एम्पैथी की जरूरत है, सेंसिटिविटी की जरूरत है। राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मेन स्ट्रीमिंग नहीं, हम कहेंगे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के भाई इंसान है व्यक्ति, इसलिए उसको सबको एक साथ पढ़ाया जाए क्योंकि वो इंसान है, इतना काफी होना चाहिए सबको एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, बस उनकी नीड्स का ध्यान रखें हम। तो आरटी में जो बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो इसी आधार पे की गई है कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को यदि देखें तो सब मानव हैं और सबको एक साथ सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन दी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्रीमैरिली, यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म में यानी जहां नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाए, उस ढांचे की बात हो रही है। फटाफट से बता दो, 10:01 और आप लोग 11,700 लोग जुड़े हुए हैं, बताइए एक बार। गजब कर रहे हो भाई। रोट लर्निंग को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ प्रबलन नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है जहां बात आ जाए अवबोधन की, मीनिंग मेकिंग की, बच्चा जहां खुद से एक्टिव हो, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतनी अच्छी बात है, यानी अर्थ का निर्माण कर पाए, कुछ मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। नाइव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन, ये क्वेश्चन की ना भाषा बदलने लगी है हर बार, कभी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहेगा, कभी नाइव थियरीज कहेगा, कभी कुछ और कह देगा। तो बच्चों की गलतियां हमेशा अच्छी होती है, हम ये मानते हैं, उनसे वो कुछ सीखने का उनको मौका मिलेगा, हम ये मानते हैं। बताइए फटाफट से। अरे थैंक यू ऋषुगिरी, आप देखते हैं, बताइए। इग्नोर कर देंगे? क्यों करेंगे इग्नोर? फिर ठीक कैसे होगा? रिप्लेस करना चाहिए, नहीं मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं, डिस्कशन के थ्रू। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, आपको सही एग्जांपल पेश करने हैं बच्चे को, यदि कोई गलतफहमी है तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फटाफट से हो रहा है, पूरे सेट यूं ही खत्म हो रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हो। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बच्चा केंद्र पर है, बच्चा मध्य में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। एक्सक्लूसिव रिलायंस होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट रहे? जी नहीं। बच्चे के अनुभवों को प्राइमरी यानी प्रमुखता देना, ये बात तो सही है, रटने को तो हम नहीं देंगे, लेबलिंग को हम नहीं देंगे, ये नेगेटिव हुआ, ये रोट लर्निंग नेगेटिव हुआ। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही बिठा दिया एक्सक्लूसिवली, ये भी नेगेटिव हुआ। यानी बच्चे के अनुभवों को आप मुख्य रूप से प्रमुखता देंगे, ये महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता ही है कि हर एक बच्चे में आंतरिक क्षमता है सीख सकने की। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या हैं? कंप्लीटली सेपरेट हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित यानी इंटरवोवन है, या नॉट रिलेटेड टू? फटाफट से आंसर करो। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, पता भी नहीं लगा। देखो एक बार, क्या है? इंडिपेंडेंट है, जब तक जेजोंग ना लिखा हो आप अपनी स्पेशल बुद्धि नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस का, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इंटर रिलेटेड या इंटरवोवन कहेंगे, यानी सन्निहित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। कौन? आपका दिमाग और आपके इमोशंस, आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे से संबंधित हैं। जब तक जेजोंग नहीं लिखा होगा तब तक इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, स्वतंत्र नहीं कहेंगे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बात सही है लर्निंग के विषय में? किसके विषय में? लर्निंग के विषय में। कौन सी बात सही है? पहचानिए, थोड़ा पढ़ने का कष्ट कीजिए, पेपर आप ही देने जाएंगे। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। 1 घंटा कब हो गया पता नहीं लगा, 1 मिनट का भी। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, क्या ऐसा है? सिर्फ रिप्रोड्यूस करना लर्निंग है? हम तो नहीं मानते ऐसा। मेमोराइजेशन? जी नहीं। कंडीशनिंग? जी नहीं। सिर्फ रिप्रोडक्शन और रिकॉल? नहीं। फिर क्या है?
कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन अच्छा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स होते हैं जो डायरेक्ट हम उदाहरण देते हैं, नॉन एग्जांपल्स हिंट या इनडायरेक्ट वेज में जब हम उसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एग्जाम्पल भी और नॉन एग्जाम्पल भी। ठीक, बताइए, जवाब दीजिए। इतनी वीडियोस बनाई हुई है अरविंद, सिर्फ वीडियोस देख लोगे ना तो भी हो जाएगा। बताओ, अभी स्ट्रैटेजी शेयर की थी उसको देख लो, उस वीडियो को, उसमें बताया हुआ है कैसे करोगे 1 महीने में। एक इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल चेंज का, कह सकते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए एक बेहतर तरीका है कि बच्चे को एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सभी तरीके से समझाया जाए। कंफ्यूजन नहीं, इससे तो कंफ्यूजन क्लियर होगी, गैप बढ़ेगा नहीं, कॉज नहीं होगा, ये तो भरेगा गैप। प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चे के, जो कि जरूरी है। भाई अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं, कुछ दिखाऊं भी, उससे रिलेटेड कोई और बात भी बताऊं, तो आपकी तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी ना, अवधारणात्मक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रेपिटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। जब भी आप बच्चे को ये कहते हैं बार बार कि या तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट से बच जाओगे, इसलिए पढ़ लो, इसलिए पढ़ लो क्योंकि सैलरी मिलेगी, इसलिए पढ़ लो क्योंकि समाज या रिश्तेदार बहुत अच्छा कहेंगे तुमको, जीवन ऐसे ही जीने लग जाएंगे फिर एक टाइम के बाद, है ना। देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर रिवॉर्ड गेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए अगर आप बार बार बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए कहेंगे, कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करेंगे कि तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, वो लाइफ में कुछ अच्छा तुम्हें बनाएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ती है इससे, ये भी गलत हुआ। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देता है। जी नहीं, मास्टरी ओरिएंटेशन में तो रिजल्ट की बात नहीं होती, नंबर्स की बात नहीं होती, रिवॉर्ड्स की बात नहीं होती, यहां तो लर्निंग की बात होती है मास्टरी में। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि है, जो उनका नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में, वो कभी नहीं पता लगेगा उन्हें, क्योंकि आपने तो इसीलिए दौड़ाया कि इधर ज्यादा रिवॉर्ड है, इधर कम पनिशमेंट है, तो इसी चीज से बचते रह गए, उन्होंने अपनी नेचुरल टैलेंट को पहचान ही नहीं पाएंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन सी एक एक्टिविटी देती है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए, तभी हम जाएंगे आगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट, मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ये बच्चा एक्टिव है, अर्थपूर्ण होगा। इसका जस्ट उल्टा है रोट लर्निंग, रटना। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड देकर के। जी नहीं, शारीरिक दंड देकर के तो रोट लर्निंग रटवा सकते हो आप। और आज तक ऐसा हुआ है कि आपने बहुत अच्छी चीजें सीख ली हो डांट खा करके, मतलब खुद से खुश होकर के, तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती। वो लर्निंग जो आपकी लाइफ से जुड़े, वो डंडे से नहीं आएगी, वो बच्चे के एक्टिव होने से आएगी, एक्टिविटी से आएगी। एटलीस्ट हम तो यही मान रहे हैं आजकल। कॉर्पोरेट लर्निंग एनवायरमेंट, यानी सहयोगात्मक पर्यावरण, जहां एक दूसरे को सहयोग किया जाए, ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, निरंतर तुलना करना, बहुत ही जघन्य अपराध है ये। ठीक, बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल को तो बर्बाद कर ही देगा एटलीस्ट, अगर आप सिर्फ कंपेयर करते रहेंगे दूसरों से उसे। सेकंड और थर्ड सही है, बाकी गलत हैं, तो जरूरी नहीं है सारे ही सही होंगे हमेशा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है ना। ये वो मोड है जिसपे थोड़ी स्पीड कम कर लेनी है ऐसे क्वेश्चन पे। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन, यानी शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स चीजों को वो बिल्कुल सहज तरीके से सीख जाएं, ऐसा कैसे करे टीचर, बताओ एक बार, फटाफट से आंसर करो। लेक्चर दे करके, जहां बच्चा सब कॉम्पिटिटिव इवेंट्स लगा करके नहीं, बच्चा कहां एक्टिव है, यहां है एक्टिव तो बच्चा, तो जहां बच्चा एक्टिव है हम भी वहीं जाएंगे। अन्वेषण यानी कि खोज, यानी एक्सप्लोर करने देंगे, डिस्कशन करने देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर देंगे जहां बच्चा एक्सप्लोर करेगा और क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय, यानी एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। जीवन में बहुत बड़ी एक स्किल है ये अपने आप में, कि यदि आपको आदत पड़ जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं आप, प्रॉब्लम का पार्ट बन के ना बैठे रहें जीवन भर, कि जब प्रॉब्लम आई और आप रोने बैठ जाते हैं, या रोना बुरी बात नहीं होती, बट आप सॉल्यूशन की तरफ अगर आपका दिमाग जाएगा तो आप हमेशा बेहतर करेंगे। जरूरी नहीं आप साइंटिस्ट ही बन जाएंगे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करके, बट मे भी जीवन अच्छा जी लें।
तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्कूल की टीचर जो हैं, और ये प्राइमरी स्कूल टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, किस तरीके से बच्चों को एक अच्छा समस्या समाधान करता बना सकती हैं ताकि वो अपने समाज में और आसपास जो भी समस्या देखें उसके सॉल्यूशन पे बात कर पाए या अपने जीवन को सुधार पाए। मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड से तो कोई भी अच्छी दुनिया की चीज हुई नहीं है कि रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए किसी ने बहुत अच्छा काम कोई आविष्कार कर दिया हो रिवॉर्ड के खुशी में, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, सिर्फ प्रोसीजर पे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, सिर्फ करना ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, डंडा और फाइन नहीं लगाते हैं आप। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। मैं बार बार आपको वही बात कहूंगी, बच्चे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बैठ करके आइडियाज सोच रहे हैं अलग अलग, अच्छी बात है। आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चे के अंदर से जो इंट्यूशन आ रहा है उसको कि बताओ सॉल्यूशन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। दूसरा सेट भी हम खत्म करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस, कौन सी स्टेज में जो आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है वो तीव्र गति से घटित होते हैं, बहुत तेज चलेंगे, बताइए। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, या एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। देखो यहां कम हो जाता है, यहां तेजी से नहीं होता अडल्टहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में भी तेजी से नहीं होता, अगेन मिडिल चाइल्डहुड में तेजी से नहीं होता, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में तेजी से है, तो यही ऑप्शन हमारे पास बेस्ट बचता है। ठीक, यानी जन्म से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष। ठीक, क्लियर हो गई बात, कोई समस्या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत हमने समझे हैं, फटाफट से आंसर करो। लाइफ लॉन्ग है, ये तो है। मॉडिफिएबल है, पता नहीं। इन्फ्लुएंस्ड है हेरिडिटी और एनवायरमेंट से, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसका हमें पता नहीं है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। फिर वाइकॉस्की क्या कहानी कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति प्रभावित करते हैं विकास को है। ये बात तो सही हो गई, एक मिनट, मतलब ये बात तो उल्टी हो गई, ये बात तो गलत हो गई क्योंकि डू नॉट लिख दिया ना, ये तो करते हैं प्रभावित, इन्होंने कहा नहीं करते प्रभावित। आपकी संस्कृति आपका समाज प्रभावित करेगा आपके विकास को। मॉडिफिएबल है, रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं जाएगा, बट चेंज तो ला सकते हो आप अपने जीवन में कभी भी, हमेशा आप विकसित तो हो ही रहे हो ना, बेहतर की तरफ तो बढ़ ही रहे हो, तो मॉडिफाई तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि संस्कृति का प्रभाव नहीं है या यूनिवर्सल है कि समाज और संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं है, ये कहना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब मैं और आप अलग क्यों हैं, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम क्यों नहीं होते, इस बात का रीजन बताइए। इस बात का एक ही रीजन है कि हमारी जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है उनके बीच में एक अन्योन्य क्रिया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में एक जटिल पारस्परिक क्रिया चलती रहती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर नर्चर इंटरेक्शन कहते हैं। हेरिडिटी को नेचर और एनवायरमेंट को नर्चर कहते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड है, स्टैटिक है, जबकि एनवायरमेंट डायनेमिक है, यानी पर्यावरण जो है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण कौन से हैं, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का गजब कर दिया भाई आप लोगों ने। हम लोग 12,000 लोग जुड़े हुए हैं और 12,000 लाइक भी हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सो भी गए होंगे ना जाके बीच बीच में, खैर बहुत बढ़िया। इतनी रात को, वो भी आज 10:15 बजे, जो आपके सोने का समय होता है। पेपर की आग दिख रही है आप लोगों में। हाँ सही कह रहे हो, आज सब लाइव क्लास का रिकॉर्ड टूट गया। देखिए अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंडरी। आपको स्कूल पकड़ना है, ढूंढना है स्कूल कहां है। एक तो यहां है स्कूल, और तो कहीं स्कूल है ही नहीं, तो जब स्कूल से बेहतर तो सेकेंडरी का एग्जाम्पल बना ही नहीं है। यहां भी फैमिली, यहां भी फैमिली, ये तो प्राइमरी ही होना चाहिए। बेशक दूसरा गलत हो, बट फैमिली आ गया तो सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता ना। अब नेबरहुड को यहां आप प्राइमरी में बता रहे हो, यहां आप सेकेंडरी में। नेबरहुड से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है स्कूल और फैमिली कहां खेल रहे हैं। अगर स्कूल है तो सेकेंडरी, फैमिली है तो प्राइमरी। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बट आपको इन दोनों चीजों से आंसर जरूर मिल जाएगा अपना। आउट ऑफ 30 ये वाले सेट में कितने आए, या वैसे तो हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, आउट ऑफ 60 कितने आए ये भी बता सकते हो अब तक। 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट सेट की तरफ। 4 सेट करने हैं, जिसमें से 2 सेट खत्म कर लिए, यानी 50% काम हमने अपना खत्म कर लिया है। और आप लोगों की एनर्जी बरकरार है, आप लोग फटाफट से सॉल्व भी कर रहे हैं, और मेरी भी एनर्जी कम हुई नहीं है इस 1 घंटे के अंदर।
जबकि लगातार काफी तेज बोलना पड़ता है ऑनलाइन के साथ, यही एक थोड़ी सी समस्या है कि यहाँ आप मेरा वैसे पेस भी तेज ही है, मेरे से बहुत धीरे बोलना भी नहीं जाता। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, 57, 58, 59। चलो फिर नेक्स्ट सेट की तरफ चलें। तैयार हो? बताओ हाँ, बोलो हाँ तैयार हैं। नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पेपर 2 के क्वेश्चन कुछ आएंगे अब आपके सामने। 4 पेपर कर चुके होंगे हम सीडीपी के आज, बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे करेंगे। 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, 30 और करेंगे, और मतलब अभी तो हम 60 और करेंगे, 120 क्वेश्चन करेंगे आज। 100 कह के 120 क्वेश्चन कराए हैं आज तक किसी ने? बता दो बस मुझे। मेरा प्लान था 100 का, और ये 120 पे पहुंच चुका है, और आपकी एनर्जी बरकरार रही तो हम कर भी लेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए फटाफट से। पानी गर्म है, बताइए फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। ये मैं नहीं पढ़ रही हूं, इतने में पानी पीऊंगी बैठ करके। बताइए जल्दी से, आंसर करो फटाफट से। देखते हैं आज कितना कौन कौन पूरा देख भी पाएगा और स्कोर भी कर पाएगा। डेटा समाप्त हो गया कई लोगों का, तो बचा के क्यों नहीं रखते हो? कौन सी मूवी देखते हो दिन में? पढ़ाई किया करो ना, दिन भर वीडियो देख के थोड़ी पढ़ाई होती है। शाम के 2 घंटे रखो ना वीडियो के लिए, पूरा दिन के वीडियो देखते हो। देखो, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी स्व निर्धारित कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिसके आधार पे बच्चा अपनी मॉरलिटी को निर्धारित करेगा। बच्चा क्या अडल्ट ही होगा, और ये चीजें पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए अच्छी होंगी, रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। लॉज क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपके खुद के चूज किए हुए प्रिंसिपल्स हैं। चाहे वो दास प्रथा को हटाना हो, चाहे वो सती प्रथा को हटाना हो, इस तरीके की चीजें इसके अंदर आएंगी कि रूल्स के अगेंस्ट चले जाएंगे। यदि समाज के भले की बात हो रही है तो इसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास कह सकते हैं हम। बिल्कुल, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था के अंदर कौन सी चीज आएगी? आपको सीसीएस मैंने बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। एबिलिटी टू कंजर्व इसके अंदर आ गया। एनिमिस्टिक थिंकिंग तो 2 से 6 वर्ष में होती है, ये 11 वर्ष के बाद आएगी, ये सेंसरी मोटर में होता है। खैर आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, जो रचनात्मकवादी है, रचनात्मकतावादी हैं पियाजे और वाइगोस्की, वो अधिगम को कैसे देखते हैं? एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में देखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। ब्रूनर भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो मीनिंग मेकिंग की जो प्रोसेस है, एक्टिव एंगेजमेंट की, बच्चा एक्टिव है ऐसा कहेंगे दोनों ही बात, पियाजे हो चाहे वाइगोस्की, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। ठीक, सिंपल आंसर, जहां बच्चा एक्टिव हम उसके साथ जाएंगे। Selecting and presenting stories and clippings from newspapers that portray both men and women in non-traditional roles। अब आप समझ गए होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालना है, मतलब ऐसी गैर परंपरागत भूमिकाओं में जो समाज में ज्यादातर नहीं देखी जा रही हो, ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके हमारे समाज में कि महिलाएं भी बाहर जा सकते हैं, पुरुष भी घर में रह सकते हैं। ये चॉइस की बात है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को नॉन ट्रेडिशनल रोल में डालने का मतलब ये है कि आप काउंटर कर रहे हो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए आप काउंटर कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप दिखा रहे हो एग्जाम्पल कि देखो इसको हटाया जा सकता है, इरेडिकेट किया जा सकता है। एनकरेज नहीं कर रहे हो, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हो कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है वो थोड़ा सा खत्म हो, सुलझे, क्योंकि कोई भी काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बच्चे के सामाजिकरण में इनमें से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ये स्क्रीन ठीक कराएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब गर्दन मोड़ के देखने में दिक्कत होती है, सामने क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्योंकि बड़े सेशंस में दिक्कत होगी नहीं तो। बताइए आप लोग कह रहे हैं मीडिया भी सही है, स्कूल भी सही है, फैमिली भी सही है और नेबरहुड भी सही है। बिल्कुल सही बात है, चारों बातें सही हैं, चारों एजेंट्स हैं। अभी यहाँ 4 और डाल देता तब भी सही हो जाते, पीयर्स भी हो जाते सही, सब सही है। मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, सबसे सामाजिकरण होता है। समाज है ना, यहाँ पे लोग तो है ही ना, जहां लोग हैं वहां सामाजिकरण होगा। एज पर हावर्ड गार्डनर,
यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। कुछ विशेषताएं दी हुई हैं किसी व्यक्ति की, उसमें कौन सी बुद्धि है ये पहचानना है, यानी दूसरों की मनोदशा को समझना, स्वभाव को समझना, प्रेरणा क्या है उसकी, किस वजह से वो मोटिवेटेड है, अभिप्रेरणा क्या है, इन सब चीजों को पता लगाना या पता लगाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम थेरेप्यूटिक, तो मैंने कुछ आज तक डिस्कस ही नहीं किया गार्डनर की थियरी में, कहां से अपने आप बना देते हो फोर्थ ऑप्शन। सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो, एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगा देना पेपर में, गलती करके आओगे नहीं तो। नेचुरलिस्टिक तो प्रकृतिवादी होते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब ये स्वयं, खुद में झांकना। इंटर है दो या दो से अधिक, तो दूसरे लोगों की क्या मोटिवेशन है, दूसरे लोगों का क्या स्वभाव है, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रेरणा कैसी है, इस चीज को समझने वाले को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति कहेंगे। अगर यहां अदर्स की जगह सेल्फ लिखा होता तो इंट्रा हो जाता सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के आकलन के लिए कौन सा एक रीजन होना चाहिए। देखिए एक बार, बच्चों के आकलन का रीजन, यानी हम उनको आकलन क्यों करें, हम उनको क्यों जांचें। जैसे मैं और आप आज जुड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसको जांचें क्यों, ये बताइए। इसका रीजन क्या हो सकता है ये बताइए। सेपरेट करना ये कभी भी मुख्य उद्देश्य नहीं होता। लेबल करना, सेपरेट करना, फेल पास दिखाना, रैंकिंग करना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सुधार लाना, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो कितने ठीक हैं, अपनी पेडागोजी में परिवर्तन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में परिवर्तन, टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन, इंप्रूवमेंट, डायग्नोसिस, रेमेडियल, ये सब चीजें रीजन होते हैं असेसमेंट के। इंप्रूव कराना, ये बात तो अच्छी लग रही है सुनने में कि भाई अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार आएगा यदि पता चलेगा बच्चे कितना सीख गए हैं और कितना सीखना बाकी है। परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगेगा, ये बात भी सही है। बच्चों के अंदर क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, और कौन से एरियाज हैं जहां वो और बेहतर कर सकते हैं, और आप इन सब चीजों में पेरेंट्स से भी बात कर सकें। यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सी ऑप्शन में सही है। इसके लिए आपका स्पीड में पढ़ना जरूरी है और पढ़ के समझना भी जरूरी है, नहीं तो फिर आप जल्दबाजी करेंगे तो सही होगा, अगर जल्दबाजी की जगह जल्दी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आपका टाइम खाएंगे, और इसका एक ही तरीका है कि आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो कि आप पूरा पढ़ भी लें और गलत भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा के मध्य में क्या है। प्रगतिशील शिक्षा किस पे बेस्ड है बताइए, फटाफट से बताइए। कोई कह रहा है सी होगा, देखते हैं यार, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। हाँ सही तो है, सी तो बताया था, क्योंकि बताओ फटाफट से, ये फाइनल रिवीजन चल रहा है, मैं कोई भी लापरवाही नहीं बरतूंगी। बताओ एक बार, सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये मानता है कि हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर एक बच्चे के अंदर क्षमता है सीखने की, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये जॉन डुई वाला ही प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो लोग पूरी दुनिया में सेम नहीं हो सकते, हमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो रिश्तेदार आकर के कंपैरिजन करते हैं, इनको ये बात समझाओ कोई कि यार दो लोग सेम नहीं होते हैं, है ना। तो इस चीज की यदि हम बात करें, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ वंशानुगत नहीं, इसका एक ही कारण है, वंशानुगत और वातावरण दोनों, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों, देखिए कहां है ऑप्शन में लिखा हुआ, बोथ, टू कंसीडर बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंट के द्वारा भी और इनहेरिटेड भी, जो आपने अपने वंशानुगत विशेषताएं प्राप्त की हैं वो भी, और एनवायरमेंट से जो मिला है वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। पहले क्वेश्चन आते थे कौन सा है, आजकल ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं नॉट वाले, तो ध्यान से आंसर किया करो, नहीं तो इनमें गलतियां खूब होती हैं। बताओ एक बार फटाफट से। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये तो है। रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है, ये भी है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर आप नहीं डिसाइड कर सकते। विकास की सटीक गति और प्रकृति कि इतने ही स्पीड से होगा इस बच्चे में, आप कैसे निर्धारित कर लेंगे। अलग अलग बच्चों में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ना, स्टेज आप निर्धारित कर सकते हैं, रेट में डिफरेंस होता है, तभी तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना। खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर।
Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ये शो कर रही हैं कि जो टीचर्स हैं उनका लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन होता है लड़कियों के बजाय. तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के कुछ खास हैं, इसमें सिंपल बात है. ये एक एग्जाम्पल है किसका? जेंडर बायसनेस का, यानी लिंग पक्षपात का उदाहरण है. चाहे वो किसी भी आधार पे हो, किसी भी जेंडर की तरफ अगर झुके हुए हैं तो गड़बड़ है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, यानी मौलिक और अपसारी समाधानों के साथ आने की योग्यता क्या कहलाएगी? क्रिएटिविटी है. सिंपल तो है, इसमें क्या सोचना, फालतू दिमाग मत लगा देना बाकी ऑप्शंस को देख करके. सिंपल है. अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है और ओरिजिनल सॉल्यूशन है, सिंपल क्रिएटिविटी है. What instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? वही दृष्टि रूप से बाधित या दृष्टि बाधित छात्रों के साथ डील करते समय किन चीजों का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए या किन इंस्ट्रूमेंट्स का उनको यूज करना चाहिए? बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से. 5th का 4. 13th क्वेश्चन चल रहा है. सर कहां रह गए आप? फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क. जी नहीं, ऐसे बच्चे को टच और फील वाला मटेरियल देना है. आप क्या करेंगे? स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल. बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट रूप से बोलेंगे और टेक्टाइल मटेरियल जो चाहे ब्रेल लिपि हो या कुछ भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी सहयोगात्मक अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग, यानी एक दूसरे के साथ जो हम उम्र साथी हैं, जो साथी समूह हैं, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है या इस चीज को क्या करें समावेशी कक्षा में? ग्रुप लर्निंग अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ सीखना अच्छा होता है. आप क्या करेंगे? इसको एक्टिवली प्रमोट करेंगे. बहुत हल्का हल्का एक वर्ड का अंतर है, बट गलत हो जाएगा अगर आपने जल्दीबाजी में कर दिया तो. सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएंगे इस चीज को कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखें और सहयोग करें, कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताने का कष्ट कीजिए. बताइए फटाफट से. समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? फटाफट से बताइए. देखते हैं आज कौन टिक पाता है. आप लोगों ने गजब, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स बनाया हुआ है. मौका लगा तो किस दिन में भी कर लेंगे. इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया जाएगा वो बेस्ट रहेगा. IEP कहेंगे. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बच्चों की विशेषताएं और बच्चों के बारे में कौन सी एक बात बेस्ट है? आंसर करो बहुत तेजी के साथ, जल्दी आंसर करो. 15th का D, कोई कह रहा है A. क्वेश्चन तो 16th है. डिस्लेक्सिक बच्चों को पढ़ने में समस्या होगी, ये बात बिल्कुल सही है. पठन वैफल्य, पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया, बात सही है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी एक चीज अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में गलत है? यानी किससे अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, यानी रटने की बात हो रही होगी. जिस ऑप्शन में क्वेश्चन को पढ़ के समझना सीखिए, ये तो अच्छी बात है, इससे तो अर्थपूर्ण होगा. सिर्फ रिपीटिशन और रिकॉल ये नेगेटिव है. एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल तो अच्छी बात है, इससे तो मीनिंगफुल होगा. मल्टीपल वेज अच्छी बात है, बट नॉट लिखा हुआ है ना, मीनिंगफुल नहीं चाहिए हमें. तो मीनिंगफुल तो सिर्फ रट लो ना, फिर रिपीट कर करके रट लो तो मीनिंगफुल होगा ही नहीं. इसी के बारे में बात हुई है. ठीक, आगे बढ़ जाएंगे 18th क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट, यानी रचनावादी परिवेश के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? बताइए एक बार, फटाफट से बताइए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे. सही नहीं है रचनावादी जो फैसिलिटेशन की बात करे, लर्निंग बाय डूइंग को भी प्रमोट करे. बताइए. PVR स्टडी क्या कह रहे हैं? इलाहाबाद. बेसिक मैथ सीखें. अच्छा, बहुत बढ़िया जी, सही है. सीखिए भाई, बेसिक मैथ सीखिए जाकर के. बताइए एक बार, बताइए कौन सी एक जो चीज है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट किसको नहीं अच्छा मानेगा? बड़े बड़े ऑप्शन है, टाइम लगेगा आपको. अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है. ठीक है. टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, सिर्फ असेसमेंट डाल दिया गया लास्ट में, है ना. स्ट्रेटेजी पे फोकस है, प्रोसेस की बजाय प्रोडक्ट पे फोकस है. ये नेगेटिव बात हुई. ये क्या हुई? नेगेटिव बात हुई. आपको समझ जाना चाहिए इसकी हरकत को देखते हुए.
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आर टीचर शुड एनकरेज डैश स्टूडेंट्स टू सेट रेदर देन डैश। इसमें आप बहुत गलतियां करते हैं, पता नहीं क्यों। ये इतना आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है अलग अलग भाषा बदल करके सीटेट में। इसमें पता नहीं क्यों आप लोग गलतियां करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता, घाटा, पता नहीं कैसे कैसे तो शब्द आ रहे हैं आजकल। देखो एक बार, ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ अगर हो पाए तो। क्लियर ही है यार, इससे ज्यादा क्लियर और क्या लोग हैं। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं यहां पे, आर टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट मास्टरी गोल्स। कहां है मास्टरी गोल्स? मास्टरी गोल्स का दूसरा नाम लर्निंग गोल्स हो सकता है कि लर्निंग पे फोकस हो, सफलता झक मार के पीछे आएगी, वो डायलॉग जो है। परफॉर्मेंस गोल्स की बजाय लर्निंग गोल्स पे, अधिगम लक्ष्यों पे ध्यान हो प्रदर्शन लक्ष्यों की बजाय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। अच्छी स्ट्रेटेजीज के उदाहरण, बेहतर लर्निंग स्ट्रेटेजीज के उदाहरण जल्दी से बता दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। भूत बन जाती हूं मैं लाइव करते करते 2 घंटे में। देखिए, गोल सेट करना ठीक है, ऑर्गेनाइज करना ठीक है, एग्जाम्पल्स ठीक है, एक्सप्लेन करना ठीक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग ठीक है, सारी ही बातें ठीक हैं, इसलिए 5 के 5 ही आंसर सही है। हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी अभिप्रेरणा, एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है बाहरी अभिप्रेरणा। फटाफट से आंसर करो बहुत तेजी के साथ। आपको अच्छा लगता है काम करना इसलिए आप करते हैं, ये तो इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक थोड़ी है, बाहरी थोड़ी है। ये भी अच्छा है जब आप कुछ सीखते हैं, जब होमवर्क करते हैं, ये भी सही है कॉन्सेप्ट। बट आप होमवर्क करते हैं क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं, आप काम करते हैं क्योंकि आपको सैलरी मिलती है, ये एक्सट्रिंसिक है, बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, इन अ प्राइमरी क्लासरूम आर टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ एग्जाम्पल दे, सिर्फ नॉन एग्जाम्पल जो हिंट या इनडायरेक्ट वेज हैं, दोनों को दे या नहीं दे? ऑब्वियसली दोनों को ही देगा, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों को प्रस्तुत करना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? मीनिंगफुल लर्निंग मतलब बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा। सिंपल है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, यानी अन्वेषण और परिचर्चा, बजाय कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को भर देना, क्योंकि एक्सप्लोर करने में बच्चा एक्टिव है। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, ये नाइव कॉन्सेप्ट्स को मिसकॉन्सेप्शन भी कह देते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कह देते हैं और नाइव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं। 3 नाम हो गए, ठीक, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज के 3 नाम। बताइए एक बार। 23rd का 4th, बच्चों की गलतियों को क्या क्या दिखाती है? बच्चों की गलतियां इंफीरियर हैं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ों से कम नहीं है। शुड बी इग्नोर, इग्नोर कर देंगे तो ठीक कैसे होंगी? हिंड्रेंस नहीं है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक बहुत ही बड़ी क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति जीव नहीं है जिसने गलती ना की हो और सीख लिया हो, कोई गलती ना की हो और सीख लिया हो। तो जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं या गलतियां हैं वो दिखाती हैं, वो विंडो है एक बच्चे की लर्निंग में, झांकने का मौका है कि बच्चा ऐसे सीखता है या यहां उसमें समस्या है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, यानी रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। रचनावादी का मतलब है बच्चा एक्टिव होगा, संरचनावादी ढांचा मतलब बच्चा तो सक्रिय होगा। बच्चा क्या होगा? सक्रिय होगा। एक्टिव होना कंपलसरी है यदि रचनावाद है तो। ब्लैंक स्लेट तो जॉन लॉक कहते हैं, जो कि रचनावादी नहीं है, बिहेवियरिस्ट हैं। इस बात को हम नहीं मानते जब तक जॉन लॉक ना लिखा हो। मिनिएचर एडल्ट लेस देन है, बिल्कुल कम और ज्यादा नहीं मानते, पैसिव नहीं मानते, एक समस्या समाधान करता है, एक एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का निर्माण करने वाला, सक्रिय अधिगम करता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। आर टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, एक शिक्षक का क्या क्या भूमिका हो एक शिक्षक की जब वो सहयोगात्मक अधिगम की बात करे क्लासरूम में? सहयोगात्मक अधिगम मतलब बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके ग्रुप्स में, समूह में सीख रहे हैं। टीचर भी हेल्प करे जहां पर जरूरत हो। क्या करे ऐसा ऐसा, इसको क्या बढ़ावा दें या कैसा रोल हो? छोड़ के चले जाएं? सिंपल है, सपोर्ट करेंगे आप, सपोर्ट करेंगे सिर्फ ब्राइट और टैलेंटेड को नहीं, ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप को। सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी करना।
आप मॉनिटर कर रहे हैं कहाँ किससे कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कराएंगे। देख रहे हो थर्ड आपका जो सेट है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ हम 90 क्वेश्चंस खत्म कर चुके होंगे। फिर हम एक सेट और लगाएंगे और 120 को बिल्कुल देखो सारा खेल ज्यादा का है। जो एक्स्ट्रा पुश करते हैं ना आप अपने आप को, उसी में असली लर्निंग और उसी में असली सक्सेस छिपी हुई होती है हमेशा। Which of the following statements denotes the relationship between development and learning correctly? मतलब अधिगम और विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है, बताइए फटाफट से, फटाफट आंसर कीजिए। अधिगम और विकास के बारे में कौन सी बात सही है, आंसर कीजिए। मैं लिंक शेयर कर दूंगी वंदना, एक वीडियो सर्च कर लो ना 10 आवर्स मैराथन, मैंने अभी जो बनाई थी उसके नीचे सारे 5 के 5 मैराथन सेशन का लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो के लिंक में चले जाना। देखो रिलेटेड होते हैं, नॉट रिलेटेड ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं और अंतः निर्भर भी हैं। लर्निंग के लिए विकसित होना जरूरी है, विकास के लिए लर्निंग भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू प्याजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो हमारे मन या हमारे दिमाग में की संरचनाएं हैं, जो हम अनुभवों से व्यवस्थित तरीके से अपनी दिमाग में कॉन्सेप्ट्स या फिर हम कहें इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम मेंटल टूल्स नहीं स्कीम्स कहते हैं, यानी हमारा स्कीमा कहते हैं, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या दुनिया की कोई भी समझ की बात हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन। यानी अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें बच्चे की तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग आज की है प्रेजेंट लेवल की, वो काफी हद आगे जा सकती है यदि उसको हेल्प मिल जाए। वाइगॉस्की इसी चीज को क्या कहते हैं, देखिए वाइगॉस्की इस चीज को कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है कि यदि थोड़ी सी हेल्प और मिल जाए तो उसका दायरा बढ़ जाएगा, बच्चे का प्रेजेंट लेवल से वो काफी आगे चला जाएगा, संभावित विकास उसका हो जाएगा। और इसमें स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी जो कि मोर नॉलेजेबल अदर देगा। ये सेकेंड लास्ट आपका सेट खत्म होता है 30th क्वेश्चन के साथ। अभी एक सेट और बाकी है, फटाफट से कर लेंगे। लेव वाइगॉस्की के अनुसार मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्रीमैरिली थ्रू। देखो वाइगॉस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया है और प्याजे ने भी, मतलब दोनों ही कहते हैं कि हमारे संज्ञान का, हमारी समझ का या हम नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी के बारे में बात करते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्याजे कहते हैं बाकी के 4 फैक्टर्स, उसमें एज भी है, मैच्योरिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है, बाकी सारी चीजें, एडेप्टेशन है, एसिमुलेशन है, अकोमोडेशन, उनकी बात अलग है। ठीक, उन्होंने हेरिडिटी को भी इंपॉर्टेंस दी है, इन्होंने नहीं दी, इन्होंने समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंस दी है। तो आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक हो गई बात। अब आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हो गए ये बता दीजिए, या मैं कहूं तो ये वाले सेट में कितने गलत या सही हुए ये बता दीजिए फटाफट से। 29 बहुत गजब कर रहे हो यार, इतनी स्पीड पे अगर आप कर जा रहे हो तो पेपर में कौन रोक लेगा आपको। आगे बढ़ेंगे, ये सेट भी हम फिनिश करेंगे, बस एक सेट बचा है अब। ये आज का लास्ट सेट है, 30 मिनट या 20 मिनट में ही कर देंगे, थोड़ी सी स्पीड अच्छी ही रखेंगे, फटाफट से करते जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। जब हम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता। टाइम एक ऐसी चीज है, जब आप कोई बिना मन से काम कर रहे हो तो एक एक मिनट मुश्किल से निकलता है, और अगर आप सच में इन्वॉल्व हो तो घंटों का पता नहीं लगता, दिनों का पता नहीं लगता। जैसा कि आपको पता ही है, यूफोरिया है, फर्स्ट लव एंड ऑल दीज थिंग्स का, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा प्यार पढ़ाई से भी कर लीजिए, बाकी चीजें तो आप बहुत कर चुके जीवन में, एटलीस्ट पेपर के टाइम तो कर ही लो। बताइए एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और फिर एक राउंड और मारेंगे और खत्म करेंगे आज की कहानी को 120 प्रश्नों के साथ। हमें हो चुके हैं 88 मिनट और आप लोग पूरी शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं, गजब की बात है भाई, बहुत बढ़िया एनर्जी। अपने लिए ताली बजा लो, फोन छोड़ मत देना ताली बजाने के चक्कर में। आज तो इतनी सीरियसनेस के साथ पढ़े हो ना आप लोग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी पियाजे के अनुसार बच्चे, सिंपल बात है, सक्रिय मिलेंगे। पियाजे ने कहा है नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं। बात तो ठीक है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। सिर्फ ऑब्जर्व करके तो बेंड्यूरा कहेंगे, कंडीशनिंग की तो बात प्याजे और वाइगॉस्की करेंगे ही नहीं, ये तो बिहेवियरिस्ट करेंगे। स्पेसिफिक प्रिंसिपल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात बिहेवियरिस्ट करेंगे, सिंपल बात है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो रिवीजन के होंगे, जिनको आपको लिखना होगा, है ना।
क्योंकि इसका निचोड़ भी तो निकालना है ना। हमने जो ये 4 पेपर सॉल्व किए सीडीपी के 4 सेट, उसका निचोड़ क्या निकला, उसकी समरी क्या निकली, जिस्ट क्या निकला, जिससे आपको याद रखना है पेपर करते समय, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले जरूरी नहीं है, भाषा में परिवर्तन होगा। There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is dash from dash. जो गत्यात्मक कौशल है, गत्यात्मक आप समझते ही हैं, गति से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो कौशल है, उसका जो रेट है, उसकी जो दिशा है वो क्या है, सेफेलोकॉर्डल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ग्रॉस से फाइन जाना है या फाइन से ग्रॉस जाना है। बहुत तेजी से आंसर करो। ये माइक थोड़ा पतले वाला मंगवाएंगे क्योंकि ये सर में दर्द कर देता है ज्यादा समय लगाने पे। फटाफट से आंसर कर दो बहुत तेजी से। देखो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो दिशाएं हैं ना, वो विकास की दिशाएं हैं, ना कि वो गत्यात्मक विकास की हैं। वो कोई फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी तो ग्रॉस और फाइन वाली है, जिसमें ग्रॉस की यदि मैं बात करूं तो बड़ी मसल जैसे चलना फिरना कूदना दौड़ना, और छोटी मसल है आपकी फाइन मोटर स्किल्स जैसे लिखना, स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, काजल लगाना, आईलाइनर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक। ग्रॉस से फाइन, आप देखते हैं बच्चा पहले पूरे हाथ पैर मारने शुरू करता है, बाद में उसको पेन पकड़ना आता है, बाद में वो ड्राइंग करना सीखता है। ये जो कंट्रोल है छोटी मसल पे, ये बाद में डेवलप होता है। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, यानी वयस्कता की ओर ले जाने वाला संक्रमण काल, अडल्टहुड की तरफ ले जाने वाला पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड भी कह देते हैं इसको। दूसरे शब्दों में परिवर्तनकारी काल, ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तनकारी काल। बताइए फटाफट से कौन सा होगा ट्रांजिशनल पीरियड, आंसर कीजिए। 30 आउट ऑफ 30, बहुत बढ़िया। एडोलेसेंस, जिसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था नाम की उनकी एक पुस्तक थी जो उन्होंने 1900s में लिखी, 1890 में लिखी थी, अब से 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, यही वो काल है जिसको ट्रांजिशनल काल या ब्रिज कह सकते हो आप। किसके बीच में? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। ये टीन एज है आपकी, वही है जो संक्रमण काल है या ट्रांजिशनल पीरियड है, जब आप एक अडल्ट में, एक वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं एक बच्चे से या एक टीनेजर से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A child argues that Heinz shouldn't steal the drug, यानी एक बच्चा ये तर्क देता है कि जो हाइंस डिलेमा थी कोहलबर्ग की, उसको जो हाइंस था उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दवा की। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो जेल जा सकता है, क्योंकि वो जेल जा सकता है। ये रीजनिंग देने वाला बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत या किस स्टेज में आएगा, ये आप मुझे बता दीजिए। सिंपल बात है, वो अटका हुआ है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पर, क्योंकि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, देखो कितने चालाक हैं पेपर बनाने वाले लोग, कि पहले दे दिया आपको सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कि जो हल्का सा भी कंफ्यूज होगा वो यहीं अटक जाएगा, है ना। ऐसा हमेशा नहीं होता, बट आपको समझनी होती है कई चीजें, कि ऐसा भी हो सकता है। आपको डाउट रखना जरूरी है, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी पेपर में। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी ये तो तब होता ना जब यहां पे रीजन ये होता कि कॉट एंड सेंट टू जेल, बस पकड़ा जाएगा और जेल भेज देंगे, अच्छा बुरा भला कुछ नहीं। सोशल ऑर्डर तो हम तब कहते हैं ना कि समाज में एक ऑर्डर है वो बिगड़ जाएगा, अगर हाइंस चोरी करेगा तो कल बाकी लोग भी चोरी करेंगे, ऐसी कुछ बात होती तब तो ये होता। यहां तो सिर्फ पनिशमेंट से बचने की बात कर दी, तो पहली स्टेज पे पड़े हुए बच्चे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की। सिंपल, तो समझना जरूरी है क्वेश्चन को। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी, अगर 30 में से 30 लाने हैं तो एक एक चीज ढंग से पढ़नी होगी। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स। वाइगोस्की उन संवादों को क्या कहते हैं जो बच्चे खुद से करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, जो इसको हम बिल्कुल बहुत आसान भाषा में, देखो कितने चालाक हैं, ईगोसेंट्रिक कह दिया, ये तो प्याजे कहेंगे ना खुद से बात करने को, प्याजे के। इस ईगोसेंट्रिक स्पीच को वाइगोस्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो फंसना नहीं है ना। व्यक्तिगत वार्ता या निज वाक 3 साल से शुरू हो जाएगा ये। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। Associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of। किसी एक सेक्स से, किसी एक लिंग से खिलौनों को, कपड़ों को, रंगों को जोड़ना। अरे पिंक कलर, ये तो लड़कियों का होता है ना। या स्कूटी आजकल तो खैर नॉर्मल हो गया है, तो ये तो लड़कियां चलाती हैं, या बाइक तो सिर्फ लड़के चलाते हैं। इस तरीके की चीजें करना क्या कहलाएगा? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता या लिंग रूढ़िबद्धता कहलाएगा। ठीक है। समाज एक
जेंडर यानी लिंग एक सामाजिक संरचना, जेंडर लिखा हो तो सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स लिखा हो तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. In an elementary classroom, it is important to dash the experiences that a child brings with her. एक एलिमेंट्री नहीं, यहाँ कुछ भी लिखा होता है ना, तब भी आप बच्चे के एक्सपीरियंस को जो वो घर से लेके आता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, उस पर बिल्ड ऑन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं उसके प्रीवियस नॉलेज पे. प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को हमेशा कनेक्ट करते हैं. ऐसे ही लर्निंग बेस्ट तरीके से होती है. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. आ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि, बताइए एक बार, एक शिक्षक को क्या चाहिए? कंपैरिजन हो. ये थोड़ी उद्देश्य है आपके जीवन का कि कंपैरिजन कराएं आप आपस में. यार 10,500 लोग अगर इस समय जुड़े हुए हैं, गजब की बात है 94 मिनट के बाद. प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, यानी विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना. इग्नोर करना कल्चरल डिफरेंस को, या कम्युनिकेट करना कि वो हर एक कल्चर की यानी हर एक संस्कृति और समाज की वो शिक्षक या शिक्षिका इज्जत करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं. यह संप्रेषित करेंगे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपने कर्मों से कि आप हर एक समुदाय और समाज के बच्चे को या समुदाय और समाज को रिस्पेक्ट करते हैं. हो सकता है आप किसी एक धर्म को मानते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सबको बुरा कहते हैं. आप सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना एक वे है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. Which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस चीज की वकालत करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बात थी कि आरटीई जो है वो बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की. क्यों? क्योंकि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में, मानवतावादी ढांचे के अकॉर्डिंग ये जानना जरूरी है कि हर बच्चा साथ में सीखे, चाहे उनमें कितने भी अंतर हो, उनको सीखने का अधिकार है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है. डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर सिस्टम. हर बच्चे को एक रेगुलर स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेके सीखने का अधिकार है. ऐसी बात कौन करेगा? सिंपल है, इंक्लूजन करेगा. इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये कहता है कि हर एक बच्चे को कितने भी उसके अंदर अंतर हो, सीखने का आधार है एक साथ रेगुलर स्कूल में. क्योंकि समाज में भी तो हम एक ही साथ रह रहे हैं, चाहे किसी को दिखे ना दिखे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समाज में तो सब तरह के लोग हैं ना. तो हमारे अंदर जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो स्कूल में भी हमें साथ सीखना चाहिए. ये अच्छा क्वेश्चन है. मुश्किल बनाने के लिए ये तरीका आजकल अपनाया जा रहा है. फटाफट से इसको मैच करो, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं. और इसमें मैं स्पेशली कम टाइम दूंगी आपको, क्योंकि अगर आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर पॉइंट खत्म हो जाएगा ना इतनी प्रैक्टिस का. देखो फटाफट से 11th का आंसर करो. लिखो 11th का कौन सा होगा, फटाफट से बताओ एक बार. अति उत्तम. एक तो आप लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ. नातिक कह रहे हैं, विकास जी धन्यवाद. बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से. 11th का 2 कह रहे हैं आप लोग, यानी गिफ्टेड बच्चा जो है बहुत तेजी से सीखेगा. सही है, यानी फर्स्ट का डी तो बहुत जगह पे है. बाकी देखो, लर्निंग डिसेबल्ड को दिक्कत होगी, हाँ कह सकते हैं. सेकंड का ए, ये तो यही है सिर्फ. तो बिल्कुल आंसर हमने मैच कर दिया 1 मिनट के अंदर कि बी ही ऑप्शन इसका सही है. ठीक. एडीएचडी वाले को अटेंशन में दिक्कत होगी, ये बात हो गई. क्रिएटिव बच्चा मल्टीपल सॉल्यूशन सोच लेगा. अब देखो 12th क्वेश्चन. चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं कब? बताइए एक बार. बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं ये बताइए. बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं ये बता दीजिए बस. दे मेमोराइज फैक्ट, रट के, कभी भी नहीं. कॉपी करके, जी नहीं. जब बच्चे एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करेंगे. देख रहे हो वो जो फंडा है ना अपना, जितना बच्चा एक्टिव है उतना अच्छा ऑप्शन है. ठीक. सिर्फ कंट्रोल करके नहीं, टीचर के बच्चे की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारिता से आप ये मानते हैं. चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन दी क्लास. बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे, क्या करेंगे? आप हमेशा कहेंगे जितने क्वेश्चंस हो सके पूछिए, डाउट्स क्लियर करिए. ये ऑनलाइन एजुकेशन की मुझे थोड़ी सी समस्या लगती है कि यहां थोड़ी सी समस्या ये है कि आप एग्जैक्ट नहीं पूछ पाते हैं. कई बार जहां लोग कम होते हैं वहां पूछ पाते हैं, लेकिन अब हम सोचो 10,500, 11,000, 12,000 तक अगर लोग होंगे तो ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है. स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये बुरी बात है. बड़े तो अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से. चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, उनको प्रेरित करना चाहिए सवाल पूछने के लिए. Which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? इनमें से कौन सी एक की प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू सार्थक अधिगम हो सके? बताइए.
फटाफट से आंसर करो जल्दी से। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल कह सकते हैं, रेपिटेशन और प्रैक्टिस भी एक बार को ठीक है, बट सिर्फ रिकॉल करना और मेमोराइज करना बार बार, ये तो रोट लर्निंग में ही चला जाएगा, रटने में ही चला जाएगा। कंठस्थीकरण का तो मतलब ही है ना, कंठस्थ करने का मतलब है बिल्कुल आपने रट्टा लगा दिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हेन टीचर्स हैव, ये 100th क्वेश्चन है, आज का 100वां क्वेश्चन है, सेंचुरी मार गए हम। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीफ्स अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज, जब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की, अपने स्टूडेंट्स की योग्यताओं में सकारात्मक विश्वास है कि यार क्यों नहीं करोगे क्लियर, क्यों नहीं होगा, मेहनत करके ही होता है ना, तो ये अगर विश्वास है तो इसका फर्क क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बता दीजिए। ऑब्वियसली बच्चे ईगर होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए, अरे हमारे शिक्षक ने कहा है, हमारे टीचर ने कहा है, कर सकते हैं, पॉसिबल है, स्ट्रेटेजी है, 1 महीने में भी होता है सीटेट क्लियर, और ये सच्ची बात है, कोई हवा की बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि आपकी क्यूरियोसिटी और आपके एफर्ट बढ़ते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, पहले ही हथियार नहीं डाल देते हैं। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चिल्ड्रंस एरर्स, यानी बच्चों की जो गलतियां हैं वो क्या करती हैं, केयरलेसनेस दिखाती हैं। गलतियां हमेशा अच्छी होती हैं, इनको हम केयरलेस नहीं कहते। बच्चे की गलती का मतलब ये नहीं है बच्चा गलत है, गलती एक डिफरेंट चीज है। वो कहा है ना महात्मा गांधी ने कि कुछ तो था कि फॉरगिव द सिनर और समथिंग लाइक दैट, सिन को हमें करना चाहिए। खैर ये वो वाली बात नहीं है, ये ज्यादा ही डीप हो जाएगी वो बात। तो यहाँ सिंपल बात है, बच्चा सीखेगा तो गलती तो करेगा, और गलती करेगा तभी तो हमें पता लगेगा कि समस्या कहाँ है। तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है, आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक हिस्सा है और उनकी विचारों में अंतर्दृष्टि देते हैं, इंसाइट देते हैं कि बच्चा सीख सकता है। और बच्चा कैसे सीखता है, उसके थॉट में आपको इंसाइट मिलेगा, आपको घुसने का मौका मिलेगा कि वो लर्निंग कैसे करता है, और गलतियां होती हैं तो उसको क्या समझ में नहीं आया होगा, तो अगली बार आप ढंग से समझाएंगे ना, अपने मेथड में कुछ परिवर्तन करेंगे तो पता लगेगा ना कैसे सीखता है। असेसमेंट यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन देखिए, असेसमेंट मूल्यांकन को क्या कहेंगे, सेपरेट रखेंगे आप, पार्ट होना चाहिए, शुड बी, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, अंतर्निहित होना चाहिए टीचिंग लर्निंग में। कब आप बच्चे को जांच ले रहे हैं उसको भी नहीं पता लगा और आपको भी नहीं लगा, ये बात तो अच्छी है। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सिर्फ मार्क्स में, लेबल में, फेल और पास में, इससे नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्यों, हर तरह की एक्टिविटीज हो मूल्यांकन के लिए भी, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, अधिगम क्या है रचनावादियों के अनुसार। सिंपल है, रचनावादी आ जाएं तो मीनिंगफुल, इंक्वायरी, डायलॉग, डिस्कशन, एक्टिविटी, इन सब पे ध्यान देना है। आज चेंज इन बिहेवियर, ये तो लर्निंग की बात हो गई। पैसिव तो कभी नहीं होगा, बच्चा होगा एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ऐसा कंस्ट्रक्टिविज्म भी मानेगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी मानेगा, और सच में भी यही है। और एक्टिवली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है किसी एक दिन जागे और बस एकदम से अचानक से प्रकाश हो गया। व्हाट प्रिंसिपल डज दी फॉलोइंग हाईलाइट, कौन सा प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में, ये पढ़िए, फटाफट से पढ़िए, मैं पानी पीऊंगी। बस 10 क्वेश्चन बाकी हैं 120 क्वेश्चन होने में, मतलब 102 मिनट में हम 100 क्वेश्चन से ऊपर कर चुके हैं। मतलब 1 मिनट भी नहीं लिया हमने एक क्वेश्चन को आज सॉल्व करने में। कितनी अमेजिंग बात ना है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे पा रही हूँ, थोड़ा सा कर दे रही हूँ, आप भी आंसर कर पा रहे हैं, और प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन भी हम पढ़ रहे हैं। तो स्पीड ठीक ठाक है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा स्पीड हो सकती है, लेकिन फिर आप समझ नहीं पाएंगे और उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। फिर थोड़ा बहुत तो डिस्कशन बनता ही है ना। तो स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, आप किताब खोल के बैठेंगे तब 100 क्वेश्चन 100 मिनट में पढ़ पाएंगे। 19th का ए कह रहे हैं कई लोग, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क्स। यानी जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वो महसूस करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित अपने आप को फील करते हैं कि आज तो इतने ही आए। जैसे मैं डेली पूछती हूँ आउट ऑफ 40 कितने आए, किसी ने लिखा 20 ही आए, आज तो बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का सिंपल मतलब है, और अगर ऐसा हो जाए फील बार बार, तो कई बार क्या होता है इंसान पूरा भी नहीं करता, उससे पहले ही छोड़ देता है। यह है सिंपल कि जो संज्ञान और हमारे इमोशंस हैं वो अलग नहीं हो सकते। हमारा जो दिमाग है और हमारे जो इमोशंस हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आप डरा हुआ फील करने जाए चल देंगे या फील करेंगे तो दिमाग और डराएगा आपको। तो आपको इमोशंस को मजबूत रखना है ताकि संज्ञान भी आपका मजबूत रहे, स्पेशली एग्जाम टाइम में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20th कहता है, आर टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू
बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अच्छे समस्या समाधान करता बनाना है आपको बच्चों को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। कंठस्थीकरण तो नहीं कराएंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। मतलब कंठस्थीकरण का मतलब है सिर्फ मेमोराइज नहीं कराएंगे इंफॉर्मेशन को, अपॉर्चुनिटी देना अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ सिमिलर आंसर लिखवाना टेक्स्ट बुक से ये गलत है। इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी है ऑप्शन को, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख दोगे, अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, इंट्यूटिव होते हैं जो उनके अंदर से सहज भाव आ रहे हैं एकदम से कि भाई ये ऑप्शन, इसका ये तरीका हो सकता है ना। मल्टीपल वेज उनको मौका देंगे, मल्टीपल तरीके सोचने का। क्वेश्चन नंबर 21 है यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी उन मेथड्स का इस्तेमाल जिसमें बच्चे के खुद के एफर्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो। देखिए सोचिए क्या होगा आंसर। ट्रेडिशनल तो नहीं हो सकते ना, ये तो बच्चे के एफर्ट्स इन्वॉल्व है, यानी अधिगम कर्ता केंद्रित विधि है, यानी लर्नर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है बात, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। देखो एक मेल सुनाती हूँ, विशाल मीना का मेल आया है। मैम मैं विशाल राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ, मैंने अभी तक 12th की है। अच्छा मैंने पीटेट, अच्छा 12th रैंक किया है, पीटेट और बीएसटीसी दोनों का पेपर दिया है। बहुत बढ़िया, चलो सही है, ग्रेट। बाद में पढ़ूंगी अब इसको क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा फिर। देखो बहुत ही बढ़िया, लर्नर सेंटर्ड मेथड है भाई, बच्चा केंद्र में है, बच्चा एक्टिव है। और कुछ 9 क्वेश्चंस हैं अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी बुद्धि के बारे में कौन सी एक बात जो है वो सही है, बताइए एक बार। बुद्धि के बारे में कौन सी बात सही है ये बता दीजिए फटाफट से। यूपी से हूं, लखनऊ से, संदीप कह रहे हैं। बहुत बढ़िया संदीप, मिलेंगे कभी। सुरजीत जितने ऑफिशियल आंसर मिल जाएंगे मैं डाल दूंगी यूपी टेट के भी। बताओ एक बार, इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक एस्पेक्ट इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी नहीं है, दोनों ही एस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। आप देख रहे हो 4 पेपर किए हमने, ये 4th पेपर है, आपको पता लग गया होगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो रही है। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, प्राइमरी फैमिली, फैमिली फैमिली, सेकेंडरी होता तो स्कूल, बाकी लोग तो बाद में ही आएंगे, परिवार प्राइमरी। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन प्याजेज थियरी, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, क्या होना है बच्चे को जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, फटाफट से बताओ। जमे हुए हो यार आप लोगों तो गजब कर दिया भाई, इतनी सर्दी में भी रजाई लेके बैठे हो कि नहीं, बताना जरा। टीचिंग स्टाइल बहुत अमेजिंग। आज तो हम बस थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रही हूँ साथ में। आकाश गैंगवार धन्यवाद। बाकी देखिए चिल्ड्रंस थिंकिंग, बता नहीं रहे हो यार, कौन तुम्हारी रजाई छीन रहा है, बिल्कुल बैठे हैं। अच्छा ठीक है फिर ठीक है। कंबल, हीटर, भावना पूछो पूछो, डाउट पूछो यार, आज तो कहीं डाउट नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर्स मैंने आपको दिए हैं यूपी आगरा से। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए खैर कोई बात नहीं, रजाई के बारे में बात बाद में करेंगे, ठंड है तो बैठे ही हो गए, ऑब्वियस है। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन प्याजेस थियरी इज दैट, क्या है, क्वांटिटेटिवली अलग है, क्वालिटेटिवली अलग है, सुपीरियर और इंफीरियर जैसा तो कुछ है ही नहीं। बच्चा अपने आप में अलग एंटिटी है, आप अलग एंटिटी है, वो भी एक इंडिविजुअल है, आप भी एक इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि आप उससे सुपीरियर हैं, ये कॉन्सेप्ट कभी मत लाइएगा, ये वर्ड्स खतरनाक हैं, ये आपको कभी भी सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये सेम क्वेश्चन है जो एक बार आया था। बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चों की सोच है वो क्वालिटेटिवली का मतलब है काइंड में अलग है, टाइप सेम है, सॉरी काइंड में अलग है यानी टाइप अलग है, क्वांटिटी सेम है। ठीक, क्वांटिटी या अमाउंट जिसको हम कहेंगे, अमाउंट सेम है। ये 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बस लैंग्वेज बदल जाती है, कई बार काइंड की जगह दे देगा टाइप और अमाउंट की जगह दे देगा क्वांटिटी। यहां भी सेम तरीका है। तो बच्चे अलग सोचते हैं बट सोचते अमाउंट बराबर है, सोचते वो भी हैं। जेंडर इज अ और एन, जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब देखो यहां आज तो जेंडर लिख दिया, कई बार लिंग ही होता है, अगर सेक्स लिखा होगा यहां तब भी लिंग ही देगा। तो एक बार इंग्लिश की तरफ झांक के देख लेना, अगर यहां जेंडर की जगह सेक्स है तो आंसर बायोलॉजी हो जाएगा, लेकिन जेंडर दिया हुआ है तो ये एक सामाजिक संरचना है, ये समाज ने बना दिया है कि महिलाएं ये करेंगी, पुरुष वो करेंगे। बायोलॉजी हमारी डिफरेंट है, वो जैविक संरचना हुई जिसको हम सेक्स कहेंगे। तो जेंडर एक सोशियोलॉजिकल संरचना है। ठीक हो गई बात। आपके बुक के सॉल्व पेपर के आंसर इस
वीडियो से डिफरेंस है। सरिता ठाकुर, कुछ आंसर्स में दिक्कत हो सकती है क्योंकि क्या होता है, टाइपिंग टीम होती है जो प्रॉपर कंटेंट फाइनल करती है, तो उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो बुक में दिक्कत होगी। यहां जो मैं करा रही हूँ वो फाइनल है आज, तो स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन में इधर से उधर नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। और बुक को आए हुए भी 1.5 साल हो गया, तो अभी उसको अपडेट होने की भी जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉड यानी व्यापक आयाम किसके, विकास के। 120वां क्वेश्चन है, 100 कह के 120 क्वेश्चन कराएं, ये मत कहते ना कम डिस्कस करती हूं मैं, ठीक है। पीसीएस ही याद कर लो, पीसीएस, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला पीसीएस नहीं है, ये पीसीएस ई है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, दिमाग से रिलेटेड, सोशल मतलब सामाजिक, और इमोशनल यानी सामवेगिक, ठीक है। बात फटाफट से देखो एक बार, जल्दी देखो। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये तो सही लग रहा है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल जैसा कुछ नहीं है, ये कॉग्निटिव में ही आ जाएगा। स्पिरिचुअल जैसा कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल जैसा कुछ नहीं है। फिजिकल और पर्सनैलिटी जैसा कुछ नहीं है यहाँ, सब ये भी गलत, ठीक। तो सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है, पीसीएसई। इसी के अंदर बाकी प्रकार आ जाते हैं। सामाजिक के अंदर ही आपका मॉरल डेवलपमेंट आ जाएगा, और संज्ञानात्मक के अंदर ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगा। सोशल के अंदर ही मॉरल और इमोशनल भी जुड़े हुए हैं आपस में। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, गर्व से कहिए कि आपने 120 क्वेश्चन एक जगह पे बैठ के सॉल्व किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने एक जगह पे खड़े रह के, क्योंकि घूमने की भी जगह नहीं है, आपको मैंने स्टूडियो दिखाया ही था, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे जा सकते हैं, 2 कदम चला जा सकता है और इतना, बस इतना बैठा जा सकता है। तो 120 क्वेश्चन आपने एक जगह पे बैठ के सॉल्व किए हैं, पहले तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। अगर मेहनत करना आ जाए आपको जीवन में, आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं, है ना। क्योंकि ज्यादातर को तो मेहनत करने की नहीं, डे ड्रीमिंग की आदत है ना। डे ड्रीमिंग से जीवन नहीं चलता। और ठीक है बात। विकास गौतम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज के सेशन में। बहुत टाइम बाद इतना लंबा सेशन हुआ है, मुझे लग रहा है मजा आ गया सच में, बहुत बढ़िया, गजब। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं, कुछ मैं आपसे सीख पाती हूँ, कुछ आप मुझसे सीख पाते हैं, ये एनर्जी बिल्ड हो पाती है, एक एनर्जी क्रिएट हो पाती है प्रॉपर, ठीक है। 120 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, जो भी आपका सवाल, सुझाव, विचार हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 101% सारे आंसर सही हैं, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल रिवीजन चल रहा है, इसीलिए मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। अगर कहीं किसी किताब में, कहीं किसी जगह, किसी चैनल पर अगर आपने कुछ भी देखा है, ये वाले आंसर्स, इस वीडियो के 120 आंसर्स 1% भी अगर आप चैलेंज कर दें, तो मैं आपकी बात मान लूंगी, सिंपल है ना। ऐसा हो नहीं सकता, तो टेंशन मत लीजिएगा, इनको फाइनल करके एकदम रिवीजन करके रख दीजिएगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ आपको, फटाफट से लगे हाथों, क्योंकि मैंने कहा ही था लास्ट तक अगर आप रुकेंगे तो कुछ तो बात कर बनती ही है, कुछ तो एक्स्ट्रा चीज आपके हाथ लगनी ही चाहिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन रह गए। 4 कैसे रह गए, आप बाद में आयोगे। 100, अच्छा, अरे मेरा दिमाग कहाँ है, कौन से सस्ते नशे। देखो एक बार, मुझे लगा ये 26 है, देखो एक बार, अभी 3 क्वेश्चन और रहते हैं। कमाल है यार, इतनी गाथा सुना दी मैंने, यही होता है ज्यादा फ्लो में होने का नुकसान। देखो एक बार फटाफट से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड, एक तो कमेंट्स इतनी तेजी से चलते हैं कि पता नहीं लगता कि आपकी और मेरी बात एक साथ चल रही है कि नहीं, बताओ एक बार। बेटू संजना सिंह, बहुत बढ़िया, सिजू का नाम है ना आपका, मैंने देखा है आपको प्लस क्लासेस में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों के और लर्निंग के बारे में कौन सी बात सही है। प्री डिटर्मिन्ड नहीं हो सकती, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानती है कि हर एक बच्चा सीखने की क्षमता रखता है और सीखने के लिए कैपेबिलिटी उसके अंदर है। क्या है, सीखने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर, यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या हैं, एक्टिव हैं, ब्लैंक स्लेट थोड़े होंगे, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, यानी सक्रिय अन्वेषक हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लेव वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। ये तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके भी बता दोगे, सामाजिक गतिविधि है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी भी 2 सब स्टेजेस होती हैं, एक होती है 2 से 4 प्री इंट्यूटिव या सिंबॉलिक कहते हैं तो इसको, और ये है 4 से 7, इसको इंट्यूटिव कहेंगे, ये सिंबॉलिक हुई। बताओ एक बार, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, थॉट में रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, यानी कंजर्वेशन नहीं आया होता, क्योंकि वो अपने विचार को पलट के नहीं देख सकता। बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ, ये वो नहीं रिवर्स करके सोच पाएगा।
बाकी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तो जन्म से 2 वर्ष में आ जाएगा, ये भी जन्म से 2 वर्ष में आ जाएगा, और सर्कुलर रिएक्शन भी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कुल मिला के अब दूसरा पार्ट शुरू हो गया, ये मैं कभी और कराऊंगी, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, और ईवीएस भी रिवाइज कराना है अभी आपको पूरा, और कुछ कुछ वीडियोस हैं जो एक्स्ट्रा में करानी ही है। देखो, कोशिश रहेगी 1 तारीख से 2 सेशन का कर पाऊं, मैं अपना शेड्यूल देख के ही बता पाऊंगी, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाता, 2 सेशन बहुत भारी पड़ जाते हैं, और भी क्लासेस होती है मेरी दिन में। देखो, 120 क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए, एक तो ये बता दो। अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। टोटल 120 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं 114 ही मिनट में, जिसमें हमने पानी भी पी लिया, डिस्कशन भी कर लिया, कमेंट्स भी पढ़ लिए, सब हो गया, है ना। कितनी मजे की बात है, आप किताब खोल के बैठेंगे, 2 पेपर भी मैच करेंगे ना, आंसर की नहीं मैच कर पाएंगे 114 मिनट में 120 क्वेश्चन की, है ना, उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो टाइम भी सेव हुआ है और प्रैक्टिस भी अच्छी हुई है, हम ये कह सकते हैं। दीप्ति दास कह रही हैं, थैंक यू मैम, मजा आ गया, हर सब्जेक्ट करवा दो, सारे सही हैं, थोड़ा लेट थी बस, जब से देख रही हूँ सारे सही हैं। बहुत बढ़िया दीप्ति, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 82, 115, 115, 115, 110, 114, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो पुराने देख लेना ना, पुराने पीछे से। एस्टेट का भी कराऊंगी एक दिन सेशन। 119 सही हुए आरती झा, बहुत बढ़िया, ग्रेट वर्क भाई, बहुत 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 बढ़िया। 118, 120 भी हैं किसी के, 114, 119, बहुत बढ़िया। नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, आप लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, 10,000 के ऊपर लोग हैं हम लोग अभी भी, बड़ी बात है। चलो कुछ वर्ड्स याद रख लो, एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको कुछ वर्ड्स जो आपको बच्चे के फेवर में है, ये चीजें जो बच्चे के फेवर में लेके गई हैं। अगर हम पूरा समराइज करें आज का सेशन, तो हम कह सकते हैं ज्यादातर आंसर्स हमें लेके गए किस ओर, जहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है, मीनिंग मेकिंग हुई है, जहां क्या हुई है, मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण हुआ है ना, मीनिंग मेकिंग हुई है। कंस्ट्रक्टिविज्म इसी पे फोकस करता है। टीचर क्या था, फैसिलिटेटर था, जो मॉनिटर कर रहा था सिर्फ और फैसिलिटेट कर रहा था, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, फैसिलिटेशन, सुविधादाता, इफेक्टिव लर्निंग की बात हुई है। इंक्वायरी, डिस्कशन, संवाद कहते हैं जिसको, डायलॉग, इन सब की बात हुई है। रोट लर्निंग को, लेबलिंग को, पास और फेल को, रैंकिंग को, कंपटीशन को, कंपैरिजन को, इन सब को हमने अवॉइड किया है। ठीक, तो ये वर्ड्स अगर आप ध्यान में रख पाए, सार समझिए, अगर बच्चे के फेवर में आप खड़े हुए हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछता है, नॉट लगा के, एक्सेप्ट लगा के, लीस्ट लगा के, तब आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है। कई बार रेदर करके भी आजकल क्वेश्चन मुश्किल बनाए जाते हैं, कई बार कंबाइंड ऑप्शंस को ज्वाइन करने में भी आपको दिक्कत होती है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रख पा रहे हैं, आप 30 में से 30 ला पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग लाए हैं, मेरे भी आए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। सीडीपी में तो एटलीस्ट 30 में से 30, और बाकी में भी जितना एक्स्ट्रा हो सके कोशिश करूंगी। ईवीएस के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, हिंदी के भी कराऊंगी, इंग्लिश के भी कराऊंगी, मैथ्स पेडागोजी के भी कराऊंगी। मैथ्स कंटेंट उदय सर देख ही रहे हैं, है ना। चलो फिर।